अगले 7 दिनों तक हम हर दिन अपने एचओडीज के अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो आईएमयूसीटी और स्पॉन्सरशिप दोनों में पूछे जाते हैं उनके लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं। अगर तुम भी अगले 7 दिन तक फ्री हो 6 बजे तो आ जाना हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर तुम्हें ऐसे ही अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट करनी है, तुम्हें फैकल्टी अच्छी लग रही है, तो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। इफ यू वांट टू इंक्वायर कि तुम्हारे लिए परफेक्ट बैच कौन सी हो सकती है, नीचे एक फॉर्म दिया है वो भरो। एंड यस, एंजॉय द लेक्चर। हेलो कैडेट्स, दिस साइड योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता और आज हम पहली क्लास करेंगे अपने ज्योग्राफी की। आईएमसीटी के फॉर्म्स आउट हैं, उम्मीद है तुमने भर भी दिए होंगे, नहीं तो ये सब भर दो, ठीक है। डोंट वेट अ लॉट। अब देखो यार, ज्योग्राफी आईएमसीटी में कितनी इंपॉर्टेंट है, कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम्स में कितनी इंपॉर्टेंट है, वो सब तो अपन डिस्कस करेंगे ही। बाकायदा मैं तुमको एक बढ़िया ब्रेकडाउन भी दूंगा कि आईएमसीटी में 2023 में कितने सवाल आए हैं, 24 में कितने सवाल आए हैं, 25 में कितने सवाल आए हैं फ्रॉम ज्योग्राफी, फ्रॉम करंट अफेयर्स, फ्रॉम स्टैटिक जीके, ठीक है। बेसिकली जो एप्टीट्यूड वाला तुम्हारा सेक्शन रहता है उसके अंदर देयर इज अ सबसेक्शन ज्योग्राफी जीके का, ठीक है। तो देयर आर सम क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी, सम क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज जीके एज वेल, थोड़े बहुत करंट अफेयर्स भी आते हैं, ठीक है। तो क्या ज्योग्राफी सही में बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर है भी तो कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें कितना टाइम ज्योग्राफी पे देना है, पहले अपन थोड़ा ये सब ब्रेकडाउन डिस्कस करेंगे इनिशियली, देन वील मूव ऑन टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। अब व्हाट आई हैव पर्सनली डन इज, देखो आईएमयू ने कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं किया है, ठीक है, कि इतने चैप्टर्स तुम्हें ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे या फिर इतने चैप्टर्स तुम्हें सिलेबस में पढ़ के आने हैं, ठीक है। और अगर बेसिक जितनी तुमने ज्योग्राफी 10th तक पढ़ी है उसको लें तो वो भी अपने आप में एक अच्छा सिलेबस बन जाएगा तुम्हारा। एंड इतने पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि what I have done is I have found out, I have extracted the syllabus on the basis of previous year questions. जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं, कंपनी स्पेसिफिक्स में पूछे जा रहे हैं, बेसिकली सिंस आई एम फ्रॉम द फील्ड, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ना कि मर्चेंट नेवी में जब तुम डीएनएस बीएससी करोगे उसके लिए जो बेसिक्स चाहिए, ठीक है, और जो आईएमसीटी और कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए जो बेसिक्स चाहिए, ठीक है, वो सब अपन बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब 10th तक तुम्हें काफी लोगों को लगता होगा कि यार ज्योग्राफी तो सर रटने का सा सब्जेक्ट है, रटना ही पड़ेगा। तो देखो अपने जो मर्चेंट नेवी एग्जाम्स है ना, इनके पर्सपेक्टिव में जो ज्योग्राफी है, जो मैंने देखी है, जो पूछी जा रही है बच्चों से, बहुत कम है उसमें रटने का। तुम्हें बस कुछ चीजें रटनी पड़ेगी, कंट्रीज के कैपिटल्स रट लिए, करेंसीज रट ली, ठीक है, स्टेट कैपिटल्स इंडिया के देखने पड़ेंगे, दैट इज ऑल यू नीड टू लर्न। उसके अलावा बहुत ल्यूसिड क्लियर एक्सप्लेनेशन और लॉजिक्स के साथ अपन चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, अभी जब मैं तुम्हें ब्रेकडाउन दूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड दैट ज्योग्राफी आईएमयूसीटी के टर्म्स में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यूज के टर्म्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटन एग्जाम्स में तो बहुत कम पूछी जाती है, इंटरव्यूज में, कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यूज में बहुत पूछी जाती है। एंग्लो हो गया, सेवन आइलैंड हो गया, सिनर्जी हो गया, टॉम हो गया, ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, ये कुछ ऐसी कंपनीज है ना जो कि प्राइमरीली हर कैडेट से एक ना एक क्वेश्चन तो अपने इंटरव्यू में ज्योग्राफी का पूछ ही लेती हैं। करंट अफेयर्स अलग है, मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इंटरव्यू में जब तुम किसी क्वेश्चन का जवाब देते हो, सो दैट इज नॉट मेजरली फैक्चुअल। वो लोग जो तुमसे सवाल पूछते हैं वो ज्यादातर तुमसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। दे वांट टू नो, दे वांट टू चेक योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो वो वाले जो टॉपिक्स है ना, उनमें अपन बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट्स को समझेंगे। जो फैक्चुअल चैप्टर्स हैं उन्हें मैं तुम्हें बता दूंगा वहीं की वहीं कि हाँ ये फैक्चुअल चैप्टर है, इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं, वो तुम याद रख लेना। रटने वाली चीज तो मैं तुम्हें आज की ही क्लास में बता दूंगा, जितना भी तुम्हें पूरे मर्चेंट नेवी एडमिशन प्रोसीजर में, ठीक है, पूरे मर्चेंट नेवी के एडमिशन प्रोसीजर में जितनी भी चीजें तुम्हें रटनी पड़ेगी वो मैं तुम्हें आज फर्स्ट क्लास में दे दूंगा। फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे एंड यू कैन जस्ट कीप ऑन लर्निंग द टॉपिक्स या फिर द कंट्री कैपिटल, स्टेट कैपिटल्स विच आई गिव यू इन द फर्स्ट क्लास, ठीक है। बहुत मजेदार होने वाली है ज्योग्राफी, कुछ भी अपन फालतू का एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे जो अपने एडमिशन के एग्जाम्स में काम की नहीं है, ठीक है, और जितनी काम की है वो अपन बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, 2-3 चीजों के अलावा बाकी सब अपन बढ़िया तरीके से कंसेप्चुअली समझेंगे। एंड वन थिंग दैट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज दैट आई विल कीप ऑन टेलिंग यू थिंग्स, लाइक इफ आई एम टीचिंग यू अ चैप्टर, इफ आई एम टीचिंग यू अ टॉपिक, आई विल कीप ऑन टेलिंग यू थिंग्स लाइक ये इंपॉर्टेंट है आईएमसीटी के लिए, दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम्स। सो कीप अ नोटबुक विद यू थ्रू आउट द लेक्चर्स, कीप अ पेन रेडी विद यू थ्रू आउट द लेक्चर्स, make a note of that, make a note of the things which I am telling you, because you will be understanding some very new things, some basic confusions that students have and I have observed those will be covered within these lectures, ठीक है। So doubts तो तुम्हारे बहुत कम आने वाले हैं, है ना, बट फिर भी आए तो you can reach me out, ठीक है।
और जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स मैं तुम्हें बता रहा हूं दे आर इंपॉर्टेंट, या फिर द एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन पार्ट मैं तुम्हें दूंगा, मेक श्योर टू राइट इट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। जो भी तुम्हारी मदर टंग है, जो भी तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज है, उसमें आराम से नोट डाउन कर लो उसको शॉर्ट में, सो दैट यू जस्ट रिमेंबर इट फॉर फ्यूचर, ठीक है। जब तुम्हारा इंटरव्यू है उससे एक या दो दिन पहले जब तुम थोड़ा सा अपना शॉर्ट नोट्स खोलोगे तो तुम्हें याद आ जाए, हाँ लैटिट्यूड सर ने ऐसे समझाया था, लॉन्गिट्यूड ऐसे समझाया था, ठीक है, रिवर सिस्टम्स ऐसे बताए थे सर ने, ठीक है, कंपस क्या होता है, वो सारी चीज़ें, अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या होता है, सोलार सिस्टम, बेसिक सोलार सिस्टम के बेसिक्स, ठीक है। सो जस्ट कीप ऑन नोटिंग दोज थिंग्स, बाकी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे अपन। आओ तुम्हें सबसे पहले मैं ब्रेक डाउन दे देता हूँ, लेट्स नॉट वेस्ट मच ऑफ आवर टाइम, चलो। So yeah, this is about me. I am Cadet Jishnu Gupta, and I am myself Synergy sponsored, and I have completed my advanced diploma in nautical sciences from IMU Navi Mumbai campus. ठीक है, बाकी तुम लोग पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ लो मेरे बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंडेक्स पे जाने से पहले ना यार एक बार अपन फटाफट से थोड़ा सा ब्रेक डाउन ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक डाउन ले लेते हैं अपन। चलो, क्या ब्रेक डाउन देना था मुझे, देखो IMU CET का थोड़ा सा बड़ा वाला ले लेते हैं यार पेंसिल। हाँ, IMU CET की अगर मैं बात करूं तो IMU CET में तुम्हारे 5 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फटाफट से समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। तुम्हें ब्रेकडाउन पता है, 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री फिजिक्स में आएंगे, 20 केमिस्ट्री में आएंगे, मैथ्स में 50 आएंगे, इंग्लिश में 40 आएंगे और एप्टीट्यूड में 40 आएंगे। अब ये जो एप्टीट्यूड है ना, ये सिर्फ एप्टीट्यूड नहीं होता, दिस इज एप्टीट्यूड एंड जीके, है ना। और जीके में थोड़ा सा ज्योग्राफी भी पूछ लेते हैं। अब ये जो तुम्हारा एप्टीट्यूड और जीके वाला पोर्शन है ना, इसमें आई वाज एनालाइजिंग योर प्रीवियस 3 years क्वेश्चन पेपर्स 2023, 24 और 25 का, एंड व्हाट आई फाउंड आउट ना, ऑल्दो दे हैव नॉट क्लियरली मेंशन्ड इट, बट एप्टीट्यूड और जीके ना इक्वली डिवाइडेड है। यू ओनली हैव 20 क्वेश्चंस ऑफ एप्टीट्यूड, ओनली 20 क्वेश्चंस, ऑल्दो ये पूरे सेक्शन को एप्टीट्यूड बोलते हैं, बट एक्चुअल जो तुम्हारा कोर एप्टीट्यूड होगा ना, उसके 20 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, 50% क्वेश्चन ही आने वाले हैं। बाकी 50% जो है ना, दैट इज योर जनरल नॉलेज। 50% मतलब 20 क्वेश्चन इज योर जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में भी 3 चीजें आ जाती है, एक तो खुद जीके, एक ज्योग्राफी, ठीक है, और एक और तुम्हारे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, इससे तुम्हें अब एग्जैक्टली पता चलेगा ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट है, कहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आओ फटाफट से मैं तुम्हें बताता हूं कितने कितने क्वेश्चंस आए। देखो करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो 2000 यहां पे लिख देते हैं, 23, 24 और 25, ठीक है। तो जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो 2023 में जनरल नॉलेज से आए थे एग्जैक्टली 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है, इन 23। 24 की अगर मैं बात करूं तो आए थे 9 क्वेश्चंस, ठीक है, और अगर 25 की बात करूं तो आए थे 12 क्वेश्चंस। तो 50% ऑफ योर जीके वाला पोर्शन स्टैटिक जीके, ठीक है, जो तुम्हारा 20 क्वेश्चंस है उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो जनरल नॉलेज से आएंगे। अब वो जनरल नॉलेज क्या है वो भी अपन ज्योग्राफी में ही कवर अप करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। ये तीनों टॉपिक्स मैं ही तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। जनरल नॉलेज भी मैं तुम्हें बताऊंगा बढ़िया तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितना तुम्हें पढ़ना है, ज्योग्राफी भी बताऊंगा, करंट अफेयर्स भी अपन डिस्कस करेंगे आखिर में कि कौन से अभी रीसेंट फिनोमेना चल रहे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी पे चलते हैं। 2023 में ज्योग्राफी से गेस करो कितने क्वेश्चंस आए होंगे आउट ऑफ 200, पूरे टोटल 200 में से कितने क्वेश्चंस ज्योग्राफी के होंगे? ओनली 6 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम ज्योग्राफी, ठीक है। और आगे चलते हैं, 24 में 4, 25 में हाउ मेनी क्वेश्चंस? 25 में थोड़े ज़्यादा हैं, 25 में आए 7 क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो 200 में से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये है तुम्हारे ज्योग्राफी। अगर तुम लोग को दिख नहीं रहा है, दिस इज द 23 का सेक्शन, 2023, दिस इज 24 एंड दिस इज 2025, ठीक है। हार्डली 5 to 7 क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी के आउट ऑफ 200। सो इज इट दैट इंपॉर्टेंट कि तुम अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एप्टीट्यूड या इंग्लिश, फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश जिसमें 50-50, 40-40 क्वेश्चन आ रहे हैं उसे छोड़ के ज्योग्राफी में टाइम दो? बिल्कुल भी नहीं। उसे छोड़ के तुम्हें ज्योग्राफी में टाइम नहीं देना है, बिकॉज दे आर मोर स्कोरिंग, ठीक है। उन पे ज़्यादा टाइम दो। अगर तुम्हारा फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश वीक है उस पर टाइम दो, वहाँ ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस हैं। ज्योग्राफी करो टू इम्प्रूव योर रैंक, ठीक है। आई वॉज माई सेल्फ ऑल इंडिया 335, ठीक है।
and I had not studied geography at that time. Abhi I have completed my DNS, I have a lot of knowledge of geography, ठीक है. I have studied, I have taught people over the past 2 to 3 years, and now I have gained a lot of knowledge. कितना geography maritime के हिसाब से, मतलब maritime geography I know it completely, ठीक है. So still I am saying that अगर तुम्हारा फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश वीक है तो गिव टाइम टू दैट, उसको टाइम, उसमें से टाइम निकाल के ज्योग्राफी को मत देना, ठीक है. बट हाँ, कमिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैड अचीव्ड ऑल इंडिया 335 विदाउट ज्योग्राफी. मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी, लास्ट दिन तक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या पढ़ना है, ठीक है. मुझे पता ही नहीं था कहाँ क्या पढ़ना है, ठीक है. अब वॉट आई फील इज, इफ आई वुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, मैं डेफिनेटली अंडर 100 रैंक ले आता, क्योंकि 2024 में अराउंड 4 क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के, 9 क्वेश्चंस थे जीके के. करंट अफेयर्स चलो छोड़ दो, मेरे को नहीं भी पता होता, बट इन 2 से 13 क्वेश्चंस में से अगर मैं 10 भी सही करता, आई वुड हैव डेफिनेटली अचीव्ड एन ऑल इंडिया अंडर 100. तो समझ रहे हो, वेयर डज जीके, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स चेंज योर गेम? दे चेंज द गेम व्हेन यू हैव टू इंप्रूव योर स्कोर. तुम्हारा स्कोर किससे बनेगा? इनसे बनेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश से. इंप्रूव किससे होगा? जितनी आने वाली थी, अगर तुम्हें इसमें नॉलेज होगी तुम उससे बहुत बेटर ले आओगे. समझ रहे हो? सो दैट इज द इंपॉर्टेंस. बाकी अगर तुम्हें अच्छे से आता है तो डेफिनेटली डू दिस, ठीक है, नॉट एन इशू. करंट अफेयर्स की बात करें तो 4 क्वेश्चंस 23 में आए थे, 9 and 4 13, तो 7 24 में आए थे, 12 and 7 is 19, सो एक क्वेश्चन 2025 में आया था. दिस इज द एग्जैक्ट ब्रेकडाउन जो पिछले 3 साल के IMCT ने फॉलो करा है. पिछले 3 साल के IMCT ने ये पैटर्न फॉलो करा है फॉर ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, बेसिकली द 20 मार्क्स ऑफ दिस 40 मार्क्स का सेक्शन, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है. दैट इज द थिंग. चलो अब आओ स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर से, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर. देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या पूरा चैप्टर्स हैं, कैसे अपन ने डिवाइड किए हैं चैप्टर्स, कैसे कैसे अपन पढ़ेंगे, फिर घुसेंगे अपने पहले चैप्टर में बढ़िया तरीके से, ठीक है. कॉपी पेन निकाल लो, जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट है वहीं की वहीं नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, काम आएंगे बाद में. वॉट आई वॉन्ट इज कि लेक्चर में जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ें तुम डन कर लो, एंड तुम आराम से ज्योग्राफी कर लोगे. जितने भी 5-7 सवाल आएंगे आराम से तुम कर लोगे. करंट अफेयर्स के या फिर तुम्हारे जो जनरल नॉलेज के 9-10 सवाल आएंगे तुम आराम से कर लोगे, गिवन यू आर वेरी मच क्लियर विद वॉट आई हैव टोल्ड हियर इन द क्लासेस, ठीक है. जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ उतना ही करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है और मोर देन सफिशिएंट है तुम लोग के लिए, ठीक है. नाउ दिस इज द लास्ट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, तो अभी के अभी डन करके पटक देना बाकी चीज़ों को. एंड ज़्यादा टाइम नहीं खाएगा ज्योग्राफी, तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खाएगा टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. चलो आओ देखते हैं अपन कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे. द फर्स्ट यूनिट विल बी टेरेस्ट्रियल ज्योग्राफी, ठीक है. टेरेस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर अपन 4 मेन चीज़ें पढ़ेंगे. इंडियन, स्टेट, यूनियन एंड टेरिटरीज, ठीक है. बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया, स्टेट कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज कितनी होती हैं, उनके कैपिटल्स, ठीक है. नेबरिंग कंट्रीज, बॉर्डरिंग कंट्रीज, मैरीटाइम बॉर्डरिंग कंट्रीज, वो सब बेसिक चीज़ें देखेंगे. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू कंट्री कैपिटल करेंसीज पूरे चैप्टर में. अब देखो, पूरी दुनिया में कितने कंट्रीज हैं, फटाफट से मुझे बताओ, फटाफट से बताओ कितने कंट्रीज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड. अगर तुमने बोला है, चलो मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ अभी के अभी. क्या हो गया भाई? अरे भैया चलो, हाँ, ए ऑप्शन 195, बी ऑप्शन 198, 200, लेस देन 100. चलो बताओ मुझे फटाफट से. If you guys know, there are total 195 countries in the world. अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि तुम मुझे कंट्री कैपिटल याद करके सुनाओ, मुझे तुम सारी कंट्रीज के कैपिटल याद करके सुनाओ, नो पॉइंट, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछा ही नहीं जाता है. हार्डली कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज ही हैं जिनसे सब इंटरव्यूज में जिनकी कैपिटल्स हर इंटरव्यू में या मोस्टली सब इंटरव्यूज में पूछी जाती है, ठीक है. टॉकिंग अबाउट दोज, वी हैव फाइनलाइज्ड, बैठ के मैंने 40 वो इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट प्रोबेबल कंट्रीज निकाल रखी हैं जिन्हें तुम्हें बस याद करना है. अब तुम बोलोगे सर 40, चिंता क्यों करते हो यार, 10-10 करके अपन करेंगे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें टारगेट्स दूंगा, तुम 10-10 करके खुद ही कर लोगे, ठीक है. बहुत इजीली अपन कंट्रीज, उनके कैपिटल्स, कुछ की करेंसीज भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा. सबकी करेंसी, इन 40 की भी तुम्हें याद नहीं करनी, ठीक है. उतना कर लो. ये जो इंडिया है, इसके स्टेट्स, उनकी कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज, उनकी कैपिटल्स, बस इतना ही है इन 2 चैप्टर्स में. अब यहां से स्टार्ट होता है तुम्हारा थोड़ा
इंपॉर्टेंट चीज़। कॉन्टिनेंट तुम्हें पता है क्या होता है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, उनके नाम भी तुम्हें पता होगा। बट अगर तुमसे मैं पूछ लूँ कि डिफाइन मी अ कॉन्टिनेंट, व्हाट इज़ अ कॉन्टिनेंट, टेल मी, तो तुम लोग में से कुछ ही लोग मुझे एक बहुत क्लियर एक्सप्लिसिट डेफिनेशन दे पाएंगे, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिवर सिस्टम्स। अब रिवर सिस्टम्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, रिवर सिस्टम्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ इंटरव्यूज में मैंने देखा है, आईएमसीटी में भी 2 से 3 सवाल आए हैं रिवर सिस्टम से। अब ये अपन सॉल्व करेंगे आईएमसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तुम्हें पता चलेगा। बाकी हाँ, रिवर सिस्टम्स भी इंपॉर्टेंट है, एक तो आईएमसीटी के पर्सपेक्टिव से और दूसरा थोड़ा सा कंपनी स्पेसिफिक के पर्सपेक्टिव से भी। मान लो तुम्हारे शहर से गंगा बहती है, तुमने बताया कि सर आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, ठीक है, तुमसे पूछ लेंगे, तुमसे सवाल पूछ लेंगे, ठीक है, कि टेल मी दिस सिटी, द रिवर दैट फ्लोज थ्रू योर सिटी, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चंस बनते हैं ना, अभी तुम लोग नॉन टेक के मेरे लेक्चर्स अटेंड करोगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ क्रॉस क्वेश्चंस आर मेड, कैसे कैसे तुमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड अगर तुम्हें आइडिया है तो तुम समझ रहे होंगे मेरी बात, तुमसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो यू नीड टू हैव बेसिक आइडिया। तो रिवर सिस्टम्स में अपन इंडियन रिवर सिस्टम्स देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट हाँ समझेंगे बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म। अब ये टॉपिक जो है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारे आईएमसीटी के हिसाब से तो उतना काम का नहीं है, बट हाँ तुम्हारे इंटरव्यूज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि यहाँ पे अपन 2-3 बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो तुम्हारे ना सिर्फ इंटरव्यूज़ में काम आएंगे, बट दे विल इवन हेल्प यू इन योर डीएनएस बीएससी, बीटेक में तो नहीं, डीएनएस बीएससी में हेल्प करेंगे, वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। क्योंकि मैं जब डीएनएस में गया, मैंने जब चीज़ें समझना स्टार्ट करी, वहाँ पे भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, देन आई गॉट टू नो दैट माय बेसिक्स वर वेरी अनक्लियर एंड दैट्स व्हाई आई हैड टू फेस सम अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी। अब तुम बोलोगे कि सर आप ये हमें अभी क्यों पढ़ा रहे हो, पहले हम सिलेक्शन तो ले लें। बात ये है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये तुम्हारे इंटरव्यूज़ के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है ना। तो अपन पढ़ेंगे, मतलब एक तीर से 2 निशाने, दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। एक तीर से 2 निशाने, तुम्हारे इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ तुम्हारे डीएनएस के बेसिक्स भी बना देगा, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। द थर्ड यूनिट इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड अर्थ मैग्नेटिज्म, जो तीसरा यूनिट होगा उसमें अपन लैटिट्यूड समझेंगे, लॉन्गिट्यूड समझेंगे, आइडियल क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन ये समझेंगे, ठीक है। बेसिकली हाउ डू वी पोजीशन मेजरिंग का तुम्हारा काम ही शिप पे ही होने वाला है, तुम्हें पोजीशन ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए शिप कहाँ चल रहा है, कहाँ जा रहा है, सो पोजीशन बिकम्स अ क्रूशियल थिंग इन नेविगेशन, ठीक है। तो उसका बेस तुम्हें समझाएंगे थोड़ा सा कि कैसे हम पोजीशंस बनाते हैं, बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे। टाइम का सिस्टम क्या है वो भी हम थोड़ा सा इधर देखेंगे, ठीक है, कि हाउ डू वी, तुमने सुना होगा ना +5:30 GMT इंडिया का टाइम है, तो GMT क्या है, +5:30 क्या है, वो सारी बेसिक चीज़ें अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। फिर तुम्हारा स्टार्ट होगा इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 3 स्टार डाल लो इसको, ठीक है। इंटरव्यूज़ के, कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज मैरीटाइम ज्योग्राफी, क्योंकि यहीं से तुमसे सी रूट्स पूछे जाएंगे, तुमसे पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, तुमसे डिफरेंट वाटर बॉडीज़ के बारे में पूछा जाएगा। तुमने सुना होगा, डेफिनेटली यू मस्ट हैव हर्ड, यू श्योरली वुड हैव हर्ड अबाउट बेज, गल्फ्स, सीज, ओशंस, कैनाल्स, स्ट्रेट्स, isthmus. So what are these things? What are these things? We'll understand each one very explicitly. और यहाँ पे मैं तुम्हें एक ना बढ़िया फॉर्मूला बताऊंगा जिससे लाइफ लॉन्ग तुम कभी नहीं भूलोगे। सी, गल्फ, ओशियन, कैनाल्स, स्ट्रेट्स, इन सब का डिफरेंस जो होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट एग्जैक्टली दे आर, यू विल नेवर फॉरगेट देम इन लाइफ, ठीक है। तो एक बढ़िया चीज़ समझेंगे अपन यहाँ पे, ओशियंस, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज, सी पोर्ट्स एंड सी रूट्स, ये तुम्हारे 4 इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स, वो अपन यहाँ देखेंगे। देन वील मूव ऑन टू द 5th यूनिट, दैट इज सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, आईएमसीटी में 1-2 बार पूछा गया है, दैट्स व्हाट मेक्स इट इंपॉर्टेंट। इंटरव्यूज़ में पूछा जाएगा, डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर, बट यूजुअली नहीं पूछा जाता है, मैंने नहीं देखा। हार्डली वही क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे कि टेल मी द प्लैनेट्स, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है, फ्रॉम सन टू द लास्ट वन नेपच्यून, यही सब चीज़ें देखी है ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में। बट हाँ, आईएमसीटी में 2-3 सवाल अच्छे आए हुए हैं, तो अपन उनके हिसाब से कुछ चीज़ें सोलर सिस्टम की रिवाइज कर लेंगे, तो मैं आता ही होगा। लास्ट चैप्टर विल अगेन बी अ लिटिल इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़े से करंट अफेयर्स जानेंगे एंड स्टैटिक जीके के हिसाब से जितनी भी चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी है जो आईएमसीटी में पूछी गई, मैंने बताया ना 10-10 सवाल हर बार पूछे जा रहे हैं, जो 25-30 सवाल आईएमसीटी के हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज क्वेश्चंस, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन अपन और डिस्कस करेंगे। तो एक बढ़िया से लेक्चर में अपन जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके की सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लेंगे। अब हाँ, तुम बोलोगे कि सर स्टैटिक जीके के में याद करने की चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी सी आ जाएंगी, ठीक है। सो वही, अगर तुम्हारा पीसीएम वगैरह एकदम डन है तो इस चीज़ में घुसना, वरना बेसिक चीज़ें समझ के छोड़ देना। जो मतलब एकदम ही बेसिक वाला स्टैटिक जीके होता है ना, वो उतना याद कर लेना, पूरा याद करने मत बैठना,
ठीक है, ये है, बढ़िया तरीके से पूरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, एक एक चीज लॉजिकली समझेंगे, रटने वाली चीजें मैं तुम्हें बता दूंगा, आईएमसीटी के हिसाब से जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो वहीं की वहीं बताऊंगा, कंपनी स्पेसिफिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगी वो भी वहीं की बताऊंगा। सो कीप ऑन नोटिंग द थिंग्स, कीप ऑन मेंशनिंग वेयर एवर द इंपॉर्टेंट थिंग्स आई टेल यू। बाकी आओ स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 टेरेस्ट्रियल जियोग्राफी से। आओ बात करते हैं भारत देश की, क्योंकि पहला चैप्टर क्या है इस यूनिट में, इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आओ बात करते हैं भारत देश की, मेरा प्यारा भारत। ठीक है, बहुत ज्यादा देखो, अपन बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है यार, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, 10th तक तो तुमने बहुत बेसिक पढ़ा है, उसके बाद भी बहुत कुछ है, और इतना सारा है कि तुम्हें पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। वेरी वेरी वास्ट इट इज, वेरी वास्ट। ठीक है, तो उतना अपने काम का ही नहीं है, तो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ेंगे, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्या ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है आईएमसीटी के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के लिए? देखो, स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के लिए तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमसे पूछ लेंगे यहाँ पे कैपिटल्स, तुमसे पूछ लेंगे यहाँ पे करेंसीज, तुमसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं कॉन्टिनेंट क्या होता है, तुमसे नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, या फिर नेम द कॉन्टिनेंट्स, या फिर किसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, किसमें एरिया सबसे ज़्यादा है, कुछ भी सवाल बन सकता है। तो स्पॉन्सरशिप के हिसाब से तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आईएमयूसीईटी में एज सच ज़्यादा क्वेश्चंस, रिवर सिस्टम एक टॉपिक है इस यूनिट का जिससे पूछे गए हैं, अदरवाइज किसी से भी नहीं पूछे गए, सो यू कैन बी रिलैक्स्ड ऑन दैट पर्पस। ठीक है, बट हाँ, स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रिटर्न में नहीं। चलो आओ देखते हैं भारत देश को। देखो, अब यहां पे मैं तुम्हें सबसे पहले पकड़ा दूंगा वो सारी चीजें जो तुमको याद करनी है, जो तुमको रटनी है। ठीक है, तुम्हें जो स्टेट्स कैपिटल्स देखने हैं, तुम्हें यूनियन टेरिटरीज कैपिटल्स देखने हैं, बेसिक फैक्ट एक याद कर लो, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, बताओ मुझे फटाफट से, जिसको भी पता है। पहले कुछ था, बट अभी रिसेंटली देयर हैव बीन चेंजेस मेड, सो देयर आर 29 स्टेट्स। ठीक है, अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, लिख लो इसे कॉपी में। पहला फैक्ट तुम्हारा यही है होना चाहिए, सर स्टेट्स एंड 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा। ठीक है, अब तुम्हें स्टेट्स के कैपिटल्स तो डेफिनेटली याद होने चाहिए, 28 के 28 जितने भी स्टेट्स हैं सबके कैपिटल्स तुम्हें याद होने चाहिए। एक बार नजर ले लो, एक बार ओवरव्यू ले लो। ठीक है, जस्ट रीड देम आउट फॉर वंस, डेफिनेटली ज़्यादातर तुम्हें याद होंगे, कुछ ही ऐसे होंगे जो याद नहीं है, तो वर्क ऑन दैट। एक क्लास का तुम्हें मैं टारगेट देता हूँ अगले लेक्चर से पहले, जस्ट लर्न दीज। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, टफ नहीं है। ठीक है, वही सिमिलर जो तुम बचपन से याद करते आ ही रहे हो, दैट इज द थिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, एक बार देख लो कौन कौन सी 8 हैं। ठीक है, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये पूरे को हमने अब एक कर दिया है। ठीक है, ये पूरे को एक कर दिया है। पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, इनके भी कैपिटल्स होता है डेफिनेटली, तो तुम्हें वो भी एक बार देखने पड़ेंगे। आओ देख लेते हैं सर। अंडमान एंड निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर का बट यू नो देयर इज अ नेम चेंज। ठीक है, नाम चेंज हो गया इसका, पोर्ट ब्लेयर था अब हो गया है श्री विजयपुरम। ठीक है, सो द नेम हैज बीन चेंज्ड टू श्री विजयपुरम। ओके, अंडमान एंड निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया है टू श्री विजयपुरम। ओके, सो रिमेंबर दैट फैक्ट। सेकंड फैक्ट तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, फटाफट से नोट इट डाउन। चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़ ही है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव का कैपिटल है दमन। ठीक है, दिल्ली का दिल्ली ही है, लद्दाख का लेह है, देयर इज अ टाइपो, इट इज LEH लेह। ठीक है, LEH लेह। जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर। अच्छा, नाउ जम्मू एंड कश्मीर के 2 कैपिटल्स हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के 2 कैपिटल्स हैं, पहले सिर्फ श्रीनगर था जम्मू का। ठीक है, बट नाउ देयर आर 2 कैपिटल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वन इज समर, वन इज विंटर कैपिटल। समर कौन सी है जी? श्रीनगर समर कैपिटल है। विंटर कैपिटल कौन है जी? इट इज जम्मू। याद कैसे रख सकते हो इसको? बहुत सिंपल है, एस से श्रीनगर, एस से समर, तो समर कैपिटल कौन सी होगी? श्रीनगर। विंटर कौन सी होगी? जम्मू। ठीक है, अब दिस इज अ पॉइंट, मैं डेफिनेटली श्योर हूं काफी बच्चों को नहीं पता होगा, तो लिख लो इसको। जैसे ही तुम्हें कोई नई चीज पता थ्रू आउट द सेशंस, जितने भी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे जितनी चीज मैं बताऊंगा ना, सारी तुम्हारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाहर अपन जाएंगे ही नहीं। जितनी इंपॉर्टेंट है वही अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं कोई पॉइंट पे एम्फेसिस दे रहा हूँ ना, मैंने यहाँ पे अगर अपना 10 सेकंड भी बर्बाद किया है,
तो डेफिनेटली इट मेक्स इट इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको, ठीक है, बाद में भूल जाओगे। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना, पुडुचेरी एंड पौंडीचेरी, ठीक है। चलो अब कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे फटाफट से, बढ़िया तरीके से, जल्दी जल्दी आओ, कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। लार्जेस्ट स्टेट सर राजस्थान, स्मॉलेस्ट स्टेट सर गोवा, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट फटाफट से बताओ, बिना देखे उत्तर प्रदेश, ठीक है। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इज उत्तर प्रदेश। वेल्दीएस्ट स्टेट कौन सा है सर? जहां पे सपनों की नगरी है सर, बॉम्बे, जहां से आपने कॉलेज किया है सर, ठीक है, महाराष्ट्र। बॉम्बे मेक्स महाराष्ट्र द वेल्दीएस्ट स्टेट ऑफ कंट्री। मोस्ट लिटरेट सर, ये तो सबको याद होगा, ये तो डेफिनेटली सबको याद होगा, केरला सर 100% लिटरेसी सर, ठीक है, 100%, ओके। न्यूएस्ट स्टेट ऑफ कोर्स जो सबसे नया बना है दैट इज तेलंगाना। एक बार प्रोनाउंसिएशन इसका देख लेना यार, आई डोंट एक्चुअली रिकॉल इट राइट नाउ, ठीक है। 2014 में बना था, डेट याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू कीप एन आइडिया आई हैव रिटन इट, दैट्स इट, ठीक है। लेटेस्ट स्टेट इज तेलंगाना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। न्यूएस्ट यूनियन टेरिटरी, जिसको अभी अभी यूनियन टेरिटरी का पोजीशन दिया गया है, इट इज लद्दाख। लद्दाख का कैपिटल बताओ फटाफट से, बताओ, अभी देखा तुमने, लेह, ठीक है। तो कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, एनर्जी हाई रखो, ठीक है। चलो स्टेट विद द मोस्ट एयरपोर्ट्स, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कितने हैं वो तुम मेरे को बताओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्या ये चीज? नहीं, जस्ट टू मेक योर इंटरेस्ट आई हैव सेड इट, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख के मुझे बताओ कितने हैं, ठीक है। स्टेट विद द मोस्ट सी पोर्ट्स, अब ये तो डेफिनेटली भाई सी पोर्ट्स की बात हो रही है, तो वो जो अपना नीचे वाली जो है कोस्ट लाइन जो है उसी वाले किसी स्टेट की बात हो रही होगी। तो जब तुम्हारे पास आईएमसीटी में मान लो ये सवाल आया, तो पहला दिमाग तो उसी में लगाना ऑप्शंस में कि भैया कोस्ट लाइन वाला स्टेट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एरिया में भी बड़ा होना चाहिए, अगर गोवा जैसा स्टेट होगा तो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा नहीं होंगे, है ना। एरिया में भी बड़ा होना चाहिए, ऐसे दिमाग लगाओ, ठीक है। बाकी याद भी रहेगा तुम्हें महाराष्ट्र, ओके। कैपिटल्स ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया भैया एक ही है, न्यू दिल्ली, दिल्ली मत लिखना, न्यू दिल्ली इट इज। लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी डेफिनेटली सिक्किम, पता ही होगा। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। अंडमान निकोबार की कैपिटल बताओ फटाफट से, उसका नया नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल, नया नाम है पोर्ट ब्लेयर का श्रीविजयपुरम, ओके। चलो द फैक्ट्स यू शुड नो, अब ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैं हर चैप्टर के बाद, हर टॉपिक के बाद तुम्हें फैक्ट्स बताता रहूंगा, मेक श्योर यू आर नोइंग दोज। अब यहाँ मैंने स्पेसिफिकली डेट मेंशन करी है, इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे करंट अफेयर्स में पूछी जा सकती है, स्टैटिक जीके में पूछी जा सकती है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख गॉट सेपरेटेड ऑन 31st of October 2019, ठीक है। और भैया इनका तो हुआ डिवोर्स, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हुआ डिवोर्स, और दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली का क्या हुआ? शादी। तो शादी कब हुआ इनका सर? 26 जनवरी 2020, ठीक है। रिपब्लिक डे 2020 पे इनका हुआ शादी, इनका हुआ डिवोर्स, ठीक है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में घुसने की जरूरत नहीं है, क्यों हुआ क्या हुआ कोई तुमसे नहीं पूछने वाला, ठीक है। हाँ बट अगर तुम जम्मू कश्मीर के हो, अगर तुम लद्दाख के हो, अगर तुम दमन एंड दीव या दादर एंड नागर हवेली के रेसिडेंट हो, तो तुम्हारे से इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जा सकता है कि वाई इट वॉज सेपरेटेड। तो इफ यू आर फ्रॉम दीज एरियाज देन बी प्रिपेयर्ड विद एन आंसर, अदरवाइज तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। और आईएमसीटी में तो डेफिनेटली डेट के अलावा कुछ नहीं आने वाला, सो डेट्स ही आएंगी, वो तुम्हें मैंने बता दी ऑलरेडी। चलो जी, अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे मैं तुम्हें एक दो मस्त चीज बताऊंगा, सो बी वेरी अटेंटिव। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, बॉर्डर्स ऑफ इंडिया का टॉपिक दिया है, तो बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं? भैया बॉर्डर तो एक ही होता है इंडिया का। यहाँ से मेरा, इस टॉपिक से मेरा मतलब है बॉर्डरिंग नेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे जो है एडिटर साहब ने थोड़ी सी गलती कर दी है, इट इज बॉर्डरिंग नेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बॉर्डरिंग नेशंस का क्या मतलब हुआ? सर जिनके साथ हमारी बाउंड्री जो है शेयर हो रही है, डेफिनेटली दे आर द नेशंस विद विच इंडिया इज शेयरिंग इट्स बाउंड्री, ठीक है। फटाफट से मुझे नाम बता दो सर। एक तो अपन वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि साउथ में तो पूरा वाटर है, मतलब ओशियंस हैं, सो वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। सबसे पहले आ जाएगा पाकिस्तान, देन इट इज अफगानिस्तान, देन चाइना, देन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। So these are the 7 countries that India shares its borders with. याद करने का सिंपल तरीका, मैप ऑफ इंडिया दिमाग में आना चाहिए तुरंत, वेस्ट टू ईस्ट मूव करो, जो जो नेशंस आ रहे हैं लिखते जाओ नाम। भैया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ओके। वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे। अब सवाल मैं तुमसे एक पूछता हूँ, फटाफट से मुझे जवाब देना। टेल मी द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, फटाफट से बताओ सर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल एंड चाइना, और भी एक, देखो ऐसे भूल जाओगे, इसलिए ऑलवेज फॉलो एन ऑर्डर। तुमने बता दिया, ठीक है। ऑल द नेबरिंग कंट्रीज, कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं?
सर 7 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अजी गलत कर दिए तुम, यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड, यू आर रॉन्ग। देर आर टू concepts that you have to understand. There are two concepts that you have to understand. First is bordering nations and neighbors. These are two different concepts. Why do I say that there are two different concepts? See, understand the point. When I say neighbor, तुम्हारा घर है, तुम्हारा पड़ोसी कौन होगा? कि मान लो तुम्हारा ये घर है, ठीक है, ये अपना चिंटू का घर है, ठीक है, चिंटू का घर है। अब चिंटू का घर अकेले तो होगा नहीं, उसके आसपास भी और लोग रहते होंगे। तो चिंटू के घर में जैसे ही ये चिंटू के घर की ये बाउंड्री वॉल्स हमने बनाई है, अब जैसे ही चिंटू अपने ईस्ट बाउंड्री वॉल से निकलेगा तो जो पहला घर आएगा, हो सकता है चिंटू के ईस्ट बाउंड्री वॉल के जस्ट अगला वाला जो प्लॉट है वो खाली हो, उसके बाद एक घर हो, लेकिन क्या वो घर वाला आदमी चिंटू का नेबर कहलाएगा? हाँ कहलाएगा। क्यों? नेबर कैसे डिफाइन होता है? नेबर डिफाइन होता है भैया तुम बाउंड्री वॉल से निकले और जो पहला घर आएगा दैट इज आवर नेबर, ठीक है, तुम बाउंड्री वॉल से निकले और जो पहला घर आएगा दैट इज द नेबर, तुम्हारी विसिनिटी में। ऑफ कोर्स बहुत दूर होगा तो नहीं काउंट करोगे, बट हाँ एक दो प्लॉट के बाद ही है तो काउंट कर लोगे, ठीक है। वैसे ही तुम्हारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह होगा तुम्हारा एक एक नेबर, ठीक है। किसी भी आदमी के 4 नेबर तो होते ही है मिनिमम, ठीक है, दैट इज द थिंग। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो देखो एक बढ़िया चीज बताऊंगा, समझना बढ़िया से। नेबर क्या होता है मैंने बताया, तुम अपने बाउंड्री से निकले और जस्ट जो पहला कंट्री आएगा वो तुम्हारा नेबर बन जाएगा, ठीक है। तुम अपने बाउंड्री से निकले अलग अलग डायरेक्शंस में, जो पहला कंट्री आएगा वो तुम्हारा नेबर बन जाएगा। और बॉर्डर शेयरिंग में जिसके साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है वो आएगा, ठीक है। इंडिया के मैप पे चलते हैं भैया, तुम इसको मिटा दो। हाँ भैया तुम यहाँ से निकले, बाउंड्री क्रॉस करा, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान नेबर है, हाँ सर है। यहाँ से निकले, यहाँ पे अफगानिस्तान कहीं आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान आ जाएगा, नेबर है, हाँ है। चाइना में निकले यहाँ से तो हाँ चाइना भी नेबर है। सिमिलरली नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार सब नेबर हो गए। बट तुम एक देश भूल रहे हो भाई, तुम तमिलनाडु में केरला से, अगर तुम केरला तमिलनाडु से साउथ की तरफ निकले तो भैया श्रीलंका भी आता है। तो श्रीलंका इज ऑल्सो अ नेबरिंग कंट्री, श्रीलंका इज ऑल्सो अ नेबरिंग कंट्री। तो सवाल पे फोकस करना, बी वेरी accurate about your reading skills, right? If the question is asking how many bordering countries are there, how many countries does India share its boundary with? 7 countries. There are 7 countries with which India shares its boundary. But अगर तुमसे पूछा गया tell me the neighbors of India, या how many countries are neighbor to India, या how many neighbors does India have? They are 8. All the same plus Sri Lanka. Boundary sharing में no, Sri Lanka won't be counted, but yeah, it is a neighboring country to India. ठीक है, border sharing 7, boundary sharing 7, neighbors 8. याद रखोगे इस पॉइंट को, लिख लो फटाफट से, ठीक है। अब चलता है मैरीटाइम बॉर्डर्स ऑफ इंडिया पे। अब देखो मैरीटाइम बॉर्डर क्या उसी थ्योरी से जज किया जाता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें नेबर्स के लिए समझाई, ना जी ना, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर को उस तरीके से नहीं देखा जाता। मैरीटाइम बॉर्डर्स वाटर टेरिटरी के हिसाब से देखा जाता है कि इंडिया की वाटर टेरिटरी इतनी है और इंडिया की जो वाटर टेरिटरी है वो कौन से नेशंस की वाटर टेरिटरी के साथ इंटरेक्ट कर रही है, दोज विल बी काउंटेड एज मैरीटाइम बॉर्डर। सो दैट इज द कंसेप्ट, मैंने तुम्हारे समझने के लिए बता दिया है। तुम्हें क्या जानना है कि किस कौन कौन सी इंडिया की बाउंड्री कहाँ तक है, वाटर बाउंड्री दूसरे देश की कहाँ तक है, नहीं, वो जानने की जरूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया। हाउ आर मैरीटाइम बॉर्डर्स या मैरीटाइम बॉर्डरिंग नेशंस यू नो डिसाइडेड कि हाँ ये हमारा मैरीटाइम बॉर्डरिंग नेशन है, ठीक है। अभी के लिए बस ये याद रखने के लिए रख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी किसी ने पूछा नहीं है, बट जस्ट इन केस आ सकता है एंड इट इज इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज आर द 4 मैरीटाइम बॉर्डरिंग नेशंस ऑफ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, ठीक है। यहाँ तक डन हुआ, फटाफट से बताओ। देखो दैट इज हाउ विल डू द ज्योग्राफी। जहाँ पे चीज़ें समझने की होगी मैं बढ़िया से समझा दूंगा, पॉइंट होगा मैं बता दूंगा, जहाँ नहीं होगा मैं तुम्हें बोल दूंगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या याद रखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला टॉपिक हो गया। अब क्या तुम्हें इसमें इंडिया के बारे में और कुछ जानना है? देखो अलग अलग टॉपिक्स में अपन और चीज़ें जानेंगे, रिवर सिस्टम्स में इंडियन रिवर्स के बारे में जानेंगे, पोर्ट्स में इंडियन पोर्ट्स के बारे में जाएंगे, बट हाँ टेरिस्ट्रियल ज्योग्राफी की पर्सपेक्टिव से इसके बारे कुछ जानना है ना जी ना। स्टैटिक ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके में जानना पड़ेगा, हाँ जी हाँ, वो हम तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हो गया, ठीक है।
कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्व्स, तुमने यहाँ पे 2 से 3 बढ़िया पॉइंट्स जाने हैं। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल्स होती हैं, दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली की नई कैपिटल क्या है, तुमने जाना लद्दाख की कैपिटल क्या है, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बॉर्डरिंग और नेबरिंग के बारे में, और मैरीटाइम बॉर्डरिंग नेशंस ऑफ इंडिया। ये सारे तुमने मस्त पॉइंट्स जाने। आओ थोड़े से सवाल देख लेते हैं, वही बेसिक से सवाल, ठीक है। क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? बताओ भाई, कौन सा है लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, बता दो फटाफट से। सर यूपी, उत्तर प्रदेश, हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट? कौन सा है वो भी हमने देखा अभी। स्टेट बताओ, विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट? फटाफट से बताओ। छोड़ दूँ मैं ये क्वेश्चन फिर तुम्हारे लिए, बताओगे ना मेरे को? चलो ठीक है, ऐसे ही बाकी भी क्वेश्चन है, तुम देखते जाओ। विच इज़ द न्यूएस्ट स्टेट इन इंडिया? अभी हमने देखा, कौन सा है? देख लो ऊपर की स्लाइड्स में अगर नहीं याद तो। व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख गॉट डिवाइडेड? डेट, ठीक है। विच इज़ द न्यूएस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? ये भी हमने डिस्कस किया। न्यूएस्ट कौन सी है? लद्दाख है सर। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी? अरे यार ये फिर वही सवाल आ गया। केरला सर, 100% लिटरेसी सर। विच इज़ द न्यूएस्ट स्टेट? ये भी बता ही दो अब, चलो फटाफट से बताओ। तेलंगाना। विच इज़ द स्टेट दैट इज लीस्ट पॉपुलेटेड? सिक्किम मत बोलना, दैट इज अ यूनियन टेरिटरी। स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जाओ जाके देख के आओ। तो ये तुम्हारा एक टॉपिक हो गया बढ़िया तरीके से, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लिख लो फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं। ओई 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 योई योई योई। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कंट्री कैपिटल करेंसी। इसमें कुछ पढ़ाने का है नहीं, इसमें बस मैं तुम्हें एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ कंट्रीज दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना और बस वही तुम्हें कंट्रीज के कैपिटल्स और करेंसीज याद करने हैं। 10-10 में डिवाइड किया है। अगले लेक्चर से पहले ये 10 और वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड उनकी कैपिटल्स याद कर लेना। बस दैट इज योर होमवर्क फॉर द फर्स्ट क्लास, ठीक है। एक बार आओ देख भी लेते हैं। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल, अर्जेंटीना का ब्यूनस एयर्स, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, बांग्लादेश का ढाका, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, ब्राज़ील का ब्रासिलिया। स्पेलिंग का याद रखना, जेड नहीं आता, ठीक है। कनाडा का ओटावा, चाइना का बीजिंग, डेनमार्क का कोपेनहेगन, इजिप्ट का कायरो, ठीक है। डन। करेंसी किस किस की ज़रूरी है? अफगानी, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, बांग्लादेश का भी चलो देख लो, बेल्जियम का देख लो, ब्राज़ीलियन देख लो। ये रियल नहीं है, रियाल है, ठीक है, ब्राज़ीलियन रियाल, ठीक है। कैनेडियन डॉलर पता ही होगा, चाइना का भी देख लो, डेनमार्क का रहने दो, इजिप्ट का देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। कैपिटल्स कंट्रीज याद करने हैं, करेंसी तुम 2 के छोड़ सकते हो इन 10 में से। अगले पे चलते हैं। देखो ये वो 40 कंट्रीज मैंने फाइंड आउट करके रख रखी हैं जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मर्चेंट नेवी एडमिशंस, ठीक है। तुम्हें जिस भी कॉलेज में कंट्री कैपिटल में बोल रहा हूँ, जिस भी कॉलेज के कंपनी के इंटरव्यू में बैठना है, जिस भी एग्जाम IMCT या TMI SAT में जिसमें भी बैठना है, सब में इनके बाहर तो कोई कंट्री नहीं आने वाली। दैट इज माई पॉइंट। सो बी वेरी एश्योर्ड फॉर दीज 40 कंट्रीज एंड यू विल बी डन, ठीक है। सिमिलरली स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। सबके करेंसीज याद करना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट कंट्री कैपिटल तुम लोग कर लो, ठीक है। एटलीस्ट कंट्री कैपिटल कर लो, ठीक है। सिमिलरली द नेक्स्ट 10, ओके। सबका यूरो यूरो है, देखो कितना आसान है। एंड द लास्ट 10, ठीक है, लास्ट 10। आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट कंट्रीज हियर। अब स्टार्ट करते हैं बढ़िया वाले टॉपिक से। कॉन्टिनेंट्स पढ़ें भैया। तुम देखो, तुम 4 टॉपिक अभी की अभी निपटा दोगे मेरे साथ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बी वेरी एक्टिव। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो आओ कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछ दूं, अगर इफ आई आस्क यू कि कम ऑन टेल मी व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स, ओके, टेल मी व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स। सो हाउ डू यू थिंक यू विल डिफाइन अ कॉन्टिनेंट? नाउ सम पीपल विल से कि सर कॉन्टिनेंट्स इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, बट there are many groups of countries. Even United States of America is a group of countries. Even United Arab Emirates is a group of countries. Are they continents? Definitely not. So is saying that continents are a group of countries a correct definition? Definitely not. Then how do we define a continent? Now if you are very good with your basic geography which you have studied till class 10th, so very few of you might say that the landmass over a tectonic plate is a continent. Earth is divided into Earth's crust is divided into various tectonic plates, ठीक है, जो धीरे धीरे मूव करती रहती हैं। अर्थक्वेक आता है, याद करो, वोल्केनिक इरप्शन होता है ना। There are tectonic plates. तो if we say that
टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर जो भी लैंड मास है दैट इज वन कॉन्टिनेंट, तो भी थोड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि तुम एक चीज भूल रहे हो। यहाँ पे मैप पे दिखाऊंगा अभी, तुम्हारा यूरोप एंड एशिया इज अ सिंगल टेक्टोनिक प्लेट, बट स्टिल दे आर टू कॉन्टिनेंट्स। तो डेफिनेशन परफेक्ट होनी चाहिए यार, डेफिनेशन तुम्हारी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यार फिर तो मुश्किल है परफेक्ट डेफिनेशन देना, तो हाँ डेफिनेटली ज्योग्राफी में काफ़ी ऐसे टर्म्स होते हैं जिन्हें हम वेरी प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर पाते हैं, बट हाँ एक वेरी एक्यूरेट एक जनरल डेफिनेशन हम दे देते हैं। तो आओ जानते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ लैंड, नो अपन पार्ट ऑफ अ लैंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर सबसे बड़ा है तो वो किसी का पार्ट नहीं हो सकता ना, समझो। अपन एक जगह कह रहे हैं इट इज़ लार्जेस्ट, फिर दूसरी जगह कह रहे हैं पार्ट, तो लार्जेस्ट चीज़ पार्ट थोड़ी होती है। अपन बोलेंगे लार्जेस्ट लैंड मास, द लार्जेस्ट लैंड मास इज नोन एज अ कॉन्टिनेंट। वाह सर, आपने इतना सस्पेंस बनाया, इतनी सस्ती सी डेफिनेशन थी, ऐसा ही है, ठीक है। बट अब तुम्हें ज़्यादा एम्फेसिस के साथ ये डेफिनेशन याद रहने वाली है, क्योंकि आई हैव क्रिएटेड दैट सस्पेंस, ठीक है। द लार्जेस्ट लैंड मास इज नोन एज अ कॉन्टिनेंट, बस हो गया, ठीक है। तुम देख लो ना यार, अफ्रीका अपने आप में एक सेपरेट है, लार्जेस्ट है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, तुम्हारा एशिया, यूरोप, ठीक है। एशिया यूरोप अलग अलग क्यों है, उन्हें कंबाइन क्यों नहीं लेते, यहीं जानेंगे, स्टे ट्यून्ड, ठीक है। ऑन आवर अर्थ द होल लैंड मास is divided into 7 constituent parts. The whole Earth's land mass is divided into 7 constituent parts and these are extremely large land pieces also known as continents. ठीक है, ये definition नहीं है लेकिन, ठीक है, extremely large land pieces ये definition नहीं है। There are 7 continents in the world. What are they? Asia, Africa, North and South America, Antarctica, Europe and Australia. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है वो भी अपन थोड़ा देखेंगे। कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, कंट्री है तो क्यों है, कॉन्टिनेंट है तो क्यों है, ऐसा थोड़ी होता है कि एक कॉन्टिनेंट में एक ही कंट्री है तो फिर कंट्री ही कह देते उसे, एशिया के साथ काउंट कर लेते। तो क्या है उसका रीज़न वो भी जानेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है ये भी इस वाले चैप्टर में जानेंगे। चलो सबसे पहले अपन हाउ वी अरेंज देम, या अरेंजमेंट ऑर्डर्स देख लेते हैं, एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज, कहाँ काम के हैं, कहीं काम के नहीं है। तुमसे हार्डली किसी बार IMCT में पूछ सकते हैं, किसी कंपनी स्पेसिफिक के रिटर्न में पूछ सकते हैं, दैट इज इट, उसके अलावा कुछ काम का नहीं है। भैया एरिया में सबसे बड़ा अफ्रीका, फिर एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, यूरोप एंड द लीस्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ओके। पॉपुलेशन के हिसाब से अगेन एशिया, बिकॉज इंडिया एंड चाइना टू मेजर पॉपुलेशंस, ठीक है। अफ्रीका इज देन सेकेंड वन, यूरोप, देन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ठीक है, देन ऑस्ट्रेलिया एंड द लीस्ट पॉपुलेटेड इज एंटार्क्टिका, ओके। ऑल्दो एंटार्क्टिका काफ़ी बड़ा है यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया से, बट स्टिल इट इज़ दी लीस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है। तो तुम्हें याद भी रखना है तो तुम क्या याद रखोगे, एरिया का ऑर्डर, ठीक है, लार्जेस्ट इन एरिया, स्मॉलेस्ट इन एरिया, हाईली पॉपुलेटेड, लीस्ट पॉपुलेटेड, बस ये 4 चीज़ें याद रख लो। बाकी अगर तुम पे ज़्यादा टाइम है तो तुम ये ऑर्डर ऑफ एरियाज याद रख सकते हो, पॉपुलेशन कुछ काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये है तुम्हारा नक्शा, जहाँ तुम अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, ठीक है, कि सर आई वॉन्ट टू बी अ सी फेरर, आई वॉन्ट टू बी अ प्राउड सी फेरर, यू विल डेफिनेटली बिकम वन, बट फर्स्ट स्टडी ज्योग्राफी, ठीक है, एल्स PCM एंड इंग्लिश, ओके, देन यू विल बिकम अ प्राउड सी फेरर। चलो ठीक है, अभी तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, वापस आएंगे इस पर इंडिविजुअली। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। इंडिविजुअली अपन कॉन्टिनेंट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने एशिया के सामने इतनी चीज़ें डाल दी है, सब इंपॉर्टेंट है ना जी ना, एक बार देख लो बस, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तुम्हें बता दूंगा। और यहाँ एक मस्त फैक्ट भी बताऊंगा तुम्हें, अभी मजा आएगा जान के। चलो आओ देखते हैं क्या क्या कह रहा है। एरिया याद रखने की जरूरत है क्या सर, फर्स्ट पॉइंट में जो मेंशन्ड है ना, सिर्फ एक आइडिया के लिए लिख दिया है, इसको एकदम इनविजिबल मानो, ये है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्ट्रेट्स, एक बार जब मैं तुम्हें स्ट्रेट्स डिफाइन करूंगा उसके बाद तुम्हें मजा आएगा जब तुम जानोगे अरे स्ट्रेट ऑफ मलाका कहाँ पे है, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है, मजा आएगा तब, ठीक है। सो जब तुम रिवाइज करोगे ना, देन यू विल एंजॉय दीज पॉइंट्स। अभी के लिए इन्हें भी इग्नोर मान लो, ठीक है। माउंटेन्स वाला पॉइंट भी छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स, ठीक है। आइलैंड्स वाली चीज भी छोड़ दो, नॉट इंपॉर्टेंट। एशिया के अंडर फैक्ट्स की बात करें तो तुम्हें बस ये 2 चीजें जाननी है, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, दैट्स इट। क्या है हाईएस्ट पॉइंट, माउंट एवरेस्ट, कितना हाई है, 8848 मीटर्स। लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, डेड सी, कितना हाइट है, 3। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये हाइट जो है कहां से मेजर हो रही है, मतलब व्हाट इज द रेफरेंस लेवल जहां से हाइट्स मेजर हो रही है, ठीक है।
बताओ एक मस्त मस्त फैक्ट बताता हूँ फिर तुम्हें। ये हाइट्स जो हैं कहाँ से मेजर हो रही हैं? तुम लोग बोलोगे, कुछ लोग को पता होगा कि सर सी लेवल से मेजर हो रही हैं। दीज आर मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल, तुम लोग ये बोलोगे, ठीक है, करेक्ट भी है, इट इज वेरी एक्यूरेट that they are measured from sea level. But what is sea level? Now this is another topic which is important in terms of your interviews and your DNS BSc, ठीक है। sea level क्या है? Definitely बहुत बच्चे गलत समझ के बैठे हैं अभी तक sea level को। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ what exactly sea level is। चलो देखते हैं। देखो, मान लो तुम जो है बीच पे हो, ठीक है, ये अपना रमेश हु वांट्स टू बी अ प्राउड सीफेरर बीच पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से जो है अपना समुद्र स्टार्ट हो गया, ये पूरा वाटर है H2O, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये जो लैंड है ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे खत्म होगी और यहाँ से ये है लैंड और ये जो है H2O, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, सी लेवल तुम किसे, ये डेफिनेटली सी है, मान लो ये गोवा के बीच पे खड़ा है, ये अपना अरेबियन सी है, ठीक है। तो मुझे फटाफट से बताओ व्हाट इज द सी लेवल। मैं एक और चीज ड्रॉ कर देता हूं एंड देन आई विल गिव यू ऑप्शंस, तो मुझे बताना विच वन इज द सी लेवल। ये तुम्हारा सी बेड है। सी बेड मतलब भैया समुद्र का भी तो एक तल होता है ना, द बॉटम मोस्ट पॉइंट, द बेड ऑफ द सी, जिसके ऊपर पूरा पानी भरा हुआ है। सो ये हमारा सी बेड है मान लो, ठीक है। ये तो अलग है, क्रस्ट अपना मेंटल लेयर, ठीक है, ये अपना सी बेड है, ठीक है। तो मुझे बताओ व्हाट इज सी लेवल। सी लेवल कहाँ से मेजर हो रही है? यहाँ से, इसके बीच में कहीं से, सरफेस से, कहाँ से मेजर हो रही है सी लेवल? व्हाट इज सी लेवल, दैट इज माई क्वेश्चन, टेल मी क्विकली। तुम लोग में से कुछ लोग बोलेंगे सर सी बेड है, नहीं, सी बेड इज नॉट सी लेवल। अरे तुम्हें सी बेड पता ही नहीं है ना कहाँ है, तुम पहले जाके सी बेड मेजर करोगे, फिर सी बेड से लेके अंदाजा लगाओगे कि भैया तुम्हारा बुर्ज खलीफा कितना ऊपर है। नहीं, दैट इज नाउ हाउ इट इज डन, ठीक है, दैट इज नॉट हाउ इट इज डन। सी बेड इज नॉट योर सी लेवल। तुम्हें पता है तुम्हारा सी लेवल क्या होता है? दैट इज द सरफेस ऑफ वाटर या एवरेज सरफेस ऑफ वाटर। ये जो पानी है ना, ये पानी का जो एवरेज लेवल रहने वाला है, दैट इज योर सी लेवल। तुम देखो उस मैप पे, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक मैप देखा था ना, वर्ल्ड मैप, सारी जो वाटर बॉडीज हैं सब आपस में कनेक्टेड है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, इंडियन ओशन, सब आपस में कनेक्टेड है। हाई टाइड आएगा तो एक तरफ पानी मूव करेगा, लो टाइड आएगा तो वहां से पानी रिट्रीट करेगा। तो क्या हम एक एवरेज वाटर लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि जब सारी बॉडीज एक ही साथ कनेक्टेड है तो एक मीन लेवल तो होगा ना, कि मैक्सिमम इतना जा रहा है, मिनिमम इतना जा रहा है। सो मीन लेवल हमने ले लिया और वो फिक्स है, और वो आज नहीं, वो सदियों तक फिक्स है, वो हमेशा वही रहने वाला है। तो वो जो मीन वाटर सरफेस होता है ना, दैट इज योर सी लेवल, और उसके टर्म्स में हम हाइट कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज दैट इज फिक्स्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तुम किसी भी नेशन के किसी भी पहाड़ पे खड़े हो जाओ, बट द सरफेस, एवरेज सरफेस वाटर इज फिक्स्ड, और उसको हम सी लेवल बोलते हैं। एंड वहां से सारी हाइट्स कैलकुलेट होती हैं, बी इट योर माउंट एवरेस्ट, बी इट योर बुर्ज खलीफा, और बी इट योर डेड सी, ठीक है। ऑल द हाइट्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम दैट। तो सी लेवल तुम समझ गए। अब इसको अपने हिंदी में, जो भी तुम्हारी मदर टंग है, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, उसमें write it down in your copy. What is exactly the sea level? Sea level is the average surface of water. All the heights are calculated taking sea level as the reference. ठीक है, बढ़िया चीज जाने। चलो बढ़िया चीज जानते हो तो खुद को एकदम अप्रिशिएट करा करो कि हाँ यार समझ में आ गया, मजा आ गया, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। So, इतना अबव द सी लेवल डेड सी है, इतना अबव द सी लेवल माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। मजा आया? चलो आओ और जानते हैं। देखो ना, सारे वाटर बॉडीज आपस में कनेक्टेड हैं, अटलांटिक, पैसिफिक, साउथ अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, ठीक है, सदर्न, सारे ओशंस आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। सब कुछ काम करनी है अभी आगे। डेजर्ट्स देख लो भैया, एशिया में अरब, थार एंड लद्दाख, 3 डेजर्ट्स हैं, ठीक है। अफ्रीका में चलते हैं अगेन। द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट। बताओ भैया, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? लेक असाई। अरे ये -156 कैसे हो गया? अब समझ में आ रहा है। अगर ये सी बेड होता
तो क्या तुम्हारा जो है लेक वो सी बेड के भी नीचे है? ना जी ना, वो सी बेड के नीचे नहीं है। सरफेस वाटर लेवल की जो एवरेज हाइट है उससे 156 मीटर्स नीचे। हाँ वो तो पॉसिबल है, वो तो पॉसिबल है भैया। तुम्हारे अर्थ पे इतना तो गड्ढा हो गई है, 150 मीटर का गड्ढा तो होगा ही ना, तो ठीक है, ये तो पॉसिबल है ना। दैट इज हाउ द हाइट्स आर कैलकुलेटेड, ठीक है। लेक असाई 156 नेगेटिव में है, बिलो दी एवरेज हाइट ऑफ वाटर लेवल, ठीक है। बाकी सब छोड़ दो अभी के लिए, विल कम टू दीज पॉइंट्स, बाकी जो लिखे हैं, ठीक है, स्लोली। अभी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो देखते जाओ। फिर से हाईएस्ट एंड लोएस्ट इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका का। हाईएस्ट है मैकिनली माउंटेन, ठीक है। लोएस्ट इज द डेथ वैली, कितना? -85। अब तुम्हें प्लस और माइनस का मतलब पता है, यू नो व्हाट प्लस इज व्हाट माइनस इज, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। साउथ अमेरिका हाईएस्ट पॉइंट छोड़ दो, लोएस्ट देख लो बस इसका, दैट इज पॉइंट वॉल्सपेनिन -39.9। लेट्स मूव ऑन टू यूरोप, इसका भी बस लोएस्ट पॉइंट देख लो, कैस्पियन सी। अरे यार ये कैस्पियन सी एक बहुत मस्त चीज़ है, मैं तुम्हें बताऊंगा इसी टॉपिक में। कैस्पियन सी इज अ वेरी गुड थिंग। और ये -28 का मतलब भी तुम्हें पता है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट पॉइंट छोड़ दो, जस्ट टेक आउट द लोएस्ट पॉइंट, दैट इज लेक आयर, ठीक है। टायर में से टी हटा दो, आयर, -15.8 मीटर्स। एंटार्क्टिका, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है, पढ़ लें क्या एक बार? आओ पढ़ ही लेते हैं एंटार्क्टिका को, थोड़ी सी देख लेते हैं। कॉन्टिनेंट साइज इंक्लूड्स इट्स आइस शेल्व्स एंड आइलैंड्स टू द बेडरॉक एरिया एक्सक्लूडिंग, बेकार है, छोड़ो। माउंटेन्स, हाईएस्ट पॉइंट, हाँ हाईएस्ट पॉइंट काम का नहीं है, लोएस्ट देख लो, द बेंटली ट्रेंच, ठीक है। सब ग्लेशियल छोड़ दो भले ही, या बेंटली सब ग्लेशियल ट्रेंच, दैट इज -3500 meters below the sea level. The deepest point on Earth's land surface, अर्थ के जो लैंड सरफेस का डीपेस्ट पॉइंट है, दैट इज योर बेंटली सबग्लेशियल ट्रेंच। फटाफट से नोट डाउन कर लो, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ्स लैंड सरफेस इज द बेंटली सबग्लेशियल ट्रेंच, दैट इज माइंड, मतलब कोई मेजर भी नहीं कर पाया एक्यूरेटली कितनी है, और वो फ्लक्चुएशंस भी आते रहते हैं भाई, थोड़ी सी आइस मेल्ट हो गई, थोड़ी सी जम गई, वो भी एक रीजन है, ठीक है। बाकी इट इज -2.5 to 3.5 किलोमीटर्स डीप, ठीक है। अच्छा, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड क्या है पता होगा तुम्हें? मरियाना ट्रेंच, है ना। उसका हाइट एक बार देख के बताना कितना है, मतलब डेप्थ ऑफ कोर्स, ठीक है। बस बाकी तो तुम्हें और समझने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्टिनेंट समझ में आया, हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट, सी लेवल क्या होता है, यू अंडरस्टूड दैट आई गेस, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग देख लो। डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्टिनेंट बताया मैंने, लार्जेस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ इज नोन एज अ continent. Number of continents, there are 7 continents. List of continents, I told you. Largest is Asia, smallest is Australia. Island continent is Antarctica और Australia. देखो island पूछा है, that is Australia. Antarctica मत बोलना. Continent with the most countries, it is Asia. कितनी countries? 54 countries. ठीक है, that is an important fact. You all are Asians, तो do remember that. अब यहाँ पे दो must topics आते हैं, ठीक है। एक बार देखो भैया, ये दो मस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्या है ये? एक कह रहा है यूरेशिया और एक कह रहा है ओशियानिया। एक कह रहा है यूरेशिया और एक कह रहा है ओशियानिया। अब अगर तुमने नाम सुने हैं तब तो तुम्हें बेहतरीन तरीके से समझने में मजा आएगा, और नहीं सुने हैं तो ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि उसने अभी सुने, अभी मैंने बोले, ठीक है। तो आओ समझते हैं। यूरेशिया क्या है भैया? यूरेशिया इक्वल टू यूरोप प्लस एशिया। हमने बोला कि यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है, एशिया एक अलग कॉन्टिनेंट है, बट वो पूरा वो जो लैंड मास है वो तो एक ही है ना यार, मतलब समझ लो ना, वो पूरा जो है स्ट्रक्चर वो तो एक ही है। तो हम उस पूरे कंबाइंड स्ट्रक्चर को यूरेशिया नाम देते हैं, हम उस पूरे कंबाइंड स्ट्रक्चर को यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये तुम्हारी कॉपी में लिखा होना चाहिए, यूरोप प्लस एशिया इक्वल टू यूरेशिया, ठीक है। ओके सर, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, यूरेशिया हो गया। अब अगले क्या बात है, देखो अब उस पॉइंट पे आते हैं कि वाई यूरोप एंड एशिया आर टेकन टू बी सेपरेट। वाई आर दे टेकन टू बी सेपरेट? मैप पे चलते हैं। ऊपर है, ज्यादा ऊपर आ गया क्या? हाँ, ये रहा। देखो ये जो इनका बाउंड्री वाला एरिया है ना, दैट इज द रीजन वाई वी
सेपरेट यूरोप एंड एशिया। यहाँ बाउंड्री पे ना दो ऐसी खतरनाक चीज़ें हैं या मस्त चीज़ें हैं जिनकी वजह से वी हैड टू टेक यूरोप एज अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड एशिया एज अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, बिकॉज कोई कनेक्ट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था लैंड रूट्स के थ्रू, कोई कनेक्ट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। कनेक्ट इन द सेंस, भाई कोई भी दो नेशंस को कैसे कनेक्ट करोगे तुम? ट्रेड रूट से, डेफिनेटली ट्रेड रूट से, बाकी तो क्या फ़र्क पड़ता है किसी को किसी दूसरे देश से। सो बिकॉज ऑफ यूरल माउंटेन्स, यूरल माउंटेन्स जो कि यहाँ प्रेजेंट हैं, विच इज़ अ रेंज ऑफ माउंटेन्स जस्ट लाइक अरावली रेंजेस राजस्थान में, ठीक है, करंट अफेयर है एक, जस्ट चेक इट आउट अगर नहीं पता तो, अभी अरावली का क्या सीन चल रहा था, ठीक है। सो ये जो रेंज ऑफ माउंटेन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट क्रिएट्स अ बॉर्डर फॉर यूरोप एंड एशिया, फॉर यूरोप एंड एशिया। एंड साथ ही साथ एक और चीज है, दुनिया का सबसे बड़ा लेक, नाम उसको सी कहते हैं बिकॉज इट इज सो बिग, बट इट इज एक्चुअली अ लेक, कैस्पियन सी, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, ठीक है। सो इन दो रीजंस की वजह से वी हैव टेकन यूरोप एंड एशिया टू बी सेपरेटेड। कंबाइंड लैंडमास की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज यूरेशिया, बाकी दे आर टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। यूरेशिया वाली चीज समझे तुम बढ़िया तरीके से, मजा आया जाने कुछ बढ़िया चीज। यूरेशिया क्या है? यूरेशिया इज फॉर्म्ड व्हेन मिक्स्ड विद यूरोप एंड एशिया, मतलब ये शब्द की बात हो रही है। यूरेशिया शब्द बनता है जब यूरोप और एशिया शब्दों को मिक्स करें। ऐसे तुमने दो जमीन को ऐसा मिक्स नहीं कर दिया है ना, समझो उस चीज को। दे डू नॉट हैव एनी ज्योग्राफिकल रिलेशन, ठीक है, बट कॉल्ड यूरेशिया। यूरेशिया ऐसा हम कह नहीं रहे हैं कि भैया ये पूरा कॉन्टिनेंट यूरेशिया है और बाद में इनको अलग कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। हमेशा से यूरोप और एशिया अलग अलग ही थे। वी जस्ट call that Eurasia for political reference as they both lie in the same tectonic plate. Tectonic plate same है वो, same tectonic plate है वो, ठीक है। अब वो डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ या क्यों क्रिएट हुआ, दैट द रीजन इज यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन्स डिवाइड एशिया एंड यूरोप, और ये कैस्पियन सी भी एक छोटा सा रीजन है, ठीक है। ऑल्दो मैं ये तुम्हें होमवर्क देता, बट चलो ठीक है मैंने बता दिया। अब IMCT बहुत पास आ गया ना, तो ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास, जल्दी जल्दी चीज़ें समझनी है। कैस्पियन सी इज ऑल्सो रीजन। कैस्पियन सी कहाँ है? इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट देयर एट द बाउंड्री, एंड दैट इज ऑल्सो रीजन टू टेक यूरोप एंड एशिया एज टू सेपरेट कॉन्टिनेंट्स। अब आते हैं ओशियानिया पे। ओशियानिया पे तो उस सवाल पे चलो। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैड आस्क्ड यू कि टेल मी why do we say that Australia is a continent if it's the only country? अफ्रीका में there are many countries, एशिया में देखा हमने there are 54 countries in Asia, but why to say that Australia is a continent when it's a country? We could have just said it to be a country, or we could have added it in Asia, let's say, but why did we take it as a separate continent? मैप पे चलते हैं और समझते हैं इसको दोबारा से। अबे ज़्यादा ऊपर आ गए, हाँ ये देखो, समझते हैं, चलते हैं दुनिया के इस क्षेत्र में। दिख रहा है ये क्षेत्र? हाँ सर दिख रहा है। देखो ये जो सारा ग्रीन ग्रीन पोर्शन है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जितना भी ग्रीन ग्रीन पोर्शन है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। अब मुझे दो तीन चीज़ें बताओ। देखो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे होंगे, इमेज उतनी क्लियर नहीं होगी, मैं थोड़ा सा डॉट्स कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, यहाँ पे, इधर इधर, ठीक है। ये भी ये पूरा आइलैंड है, ये तो थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। और बाद में ये ऑस्ट्रेलिया, और ये भी एक छोटा सा। इतने सारे आइलैंड्स हैं इधर। अब इन आइलैंड्स को, ये भी कंट्रीज हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं, इसको भी तो किसी कॉन्टिनेंट में डालना है। तो हम क्या कहते थे, हम इस पूरे एरिया को, ये जो पूरा एरिया है, इस कंट्री का नाम बताओ। दिस इज योर न्यूजीलैंड, कीवी, दिस इज न्यूजीलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, ये जो बड़ा सा है ना, दैट इज न्यूजीलैंड। तो हम क्या करते थे, हम इस पूरे को, और अभी भी हम इस पूरे को अभी भी ओशियानिया कह देते हैं। मतलब ऑल दीज स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, New Zealand plus all the small islands, they are collectively known as Oceania, ठीक है। बाद में ओशियानिया का नाम बदल के ऑस्ट्रेलिया कर दिया, बस दैट्स द थिंग, इतनी ही बात है। ये जितनी भी छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं, इन सबको मिला के हम ओशियानिया कहते थे, बाद में नाम बदल के ऑस्ट्रेलिया कर दिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट
means we are referring to all these countries, all these chota countries. And when I say Australia country, I am referring to only this island, that is Australia country. Okay, so when you have a cricket match, India versus Australia, that is not with Australia continent, that is with Australia country, right? That is why Australia and New Zealand are two different countries. Okay, so it depends on the situation when I am referring to the term Australia as a continent and when I am referring to the term Australia as a country. Depends on the situation. Okay, if I am talking about cricket, then definitely Australia country. If I am talking about all the other islands and New Zealand collectively, then I am talking about Australia continent. You can also call it as Oceania. There is no fault in that. Okay, अंडरस्टूड. बात समझ में आई तुमको बेहतरीन तरीके से? बात समझ में आई? इसको जो है 92 कर देते हैं. चलो, बात समझ में आई? यूरेशिया क्लियर हुआ, ओशियानिया क्लियर हुआ, ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट माइट बी आस्क्ड, दैट माइट बी आस्क्ड, ठीक है, दैट माइट बी आस्क्ड. Oceania, region defined by the, आओ थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ. Oceania is the region defined by the ocean and includes thousands of islands. मैंने तो कितने कम मार्क किए थे. There are thousands of small islands spread across Pacific and Indian Ocean, with the continent of Australia as its largest landmass. ठीक है, कुछ islands के नाम भी दिए हुए, ठीक है. तो Australia is also known as Oceania. Australia continent is also known as Oceania. Australia country is a different thing. Australia continent is a different thing. Oceania is the Australian continent and Australia is a country as well as a continent. Okay? Okay? समझ में आ गया? डाइजेस्ट करो चीज़ों को, लिख लो जब मैं बता रहा हूँ. इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. Oceania is important, Eurasia is important and all the things which we had discussed, they are important. क्वेश्चंस करें, ठीक है. एक घूंट पानी ले लो, चलो, ठीक है, फटाफट से. टेक अ सिप ऑफ वाटर एंड देन वील डू क्वेश्चंस. ओके, पानी वानी लेके बैठा करो यार, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो तुम. वाटर इनटेक पूरा करो, ठीक है. जिम चाहे जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे, वाटर इनटेक तो ज़रूरी है भाई, है ना. दैट इज़ द थिंग. फिट रहना है भाई, फिट रहना है ना. BMI ज़्यादा है, पियो 4 से 5 लीटर पानी पियो, एक्सरसाइज करो दबा के, है तुम पे टाइम. पढ़ाई भी करो, एक्सरसाइज भी करो. 2 ही चीज़ें हैं तुम्हारे जीवन में, 3 चीज़ें. अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो एंड बढ़िया से पढ़ाई करो. ओनली द 3 थिंग्स दैट अ स्टूडेंट मस्ट बी डूइंग. बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया खाओ, घर का खाओ, जो अच्छा लगे वो खाओ, ज़्यादा गलत गंदा मत खाओ, ठीक है. द थर्ड इज पढ़ो, जो तुम्हारा काम है करो, नई चीज़ें सीखो. दैट्स इट. ओके, चलो, हो गया. पानी वानी पी लिए, चलो. विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया? सर, we definitely know it is Asia. Which is the smallest continent in terms of population? Sir, we definitely know it is Antarctica. Antarctica. There are 2 seas. Which continent is also known as the island continent? Sir, we definitely know it is not Antarctica. It is Australia. Australia and also known as Oceania. So right now I am talking about Australian continent. Which continent has the maximum number of countries? Sir, I know that definitely it is Asian continent or Asia. How many countries does Asia have? Sir, Asia has 54 countries. What is the capital of Canada? बताओ. Sir, it is Ottawa. What is the capital of Australia? अब मैं अगर कैपिटल की बात कर रहा हूं तो मैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात कर रहा हूं या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया कंट्री बिकॉज देयर इज नो कैपिटल ऑफ अ कॉन्टिनेंट. कैपिटल्स आर ओनली फॉर स्टेट्स और countries. So if I'm talking about a capital, then definitely I'm referring to Australia country. And now tell me, what is the capital of Australia? It is Canberra. Okay. So remember like this. ठीक है. बात में ऐसे ही चलते फिरते खुद से पूछ लिया, बता भाई ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है, बता भाई बीजिंग किसकी कैपिटल है, ठीक है, या बहन जो भी तुम हो, ठीक है. सो कीप ऑन डूइंग दैट. मेरे हिसाब से लड़कियां भी आजकल सबको भाई, मतलब यू नो व्हेन गर्ल्स आर चैटिंग विद ईच अदर दे आर लाइक भाई, है ना. स्टैंडर्ड वर्ड हो गया, मतलब भाई इज लाइक भाई. ओके, चलो खैर, बढ़िया समझ में आया, ठीक है. बेहतरीन चीज़ें अपन ने जानी. सी लेवल हमने जाना, यूरेशिया जाना, व्हाट इज ओशियानिया जाना,
ठीक है, व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट देखा हमने, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कॉन्टिनेंट्स देखे हमने, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, एरिया के वाइज ऑर्डर, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज ऑर्डर देखा हमने, मतलब वी हैव कवर्ड अभी तक जितनी चीजें करी, आई गेस डाइजेस्टेबल है, ज्यादा टफ नहीं है, हाँ बट नई चीजें जरूर तुमने सीखी। एंड एवरी लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी विल लर्न एटलीस्ट 1 to 2 न्यू टॉपिक्स इन एवरी चैप्टर, not in unit, in every chapter you will learn at least 1 to 2 new topics, okay? So keep a good focus, keep on writing down the things। मैं नहीं कह रहा कि छापो इसको as it is, ना, जितना समझ में आ रहा है अपनी भाषा में बस लिख लो उसे, कि कल को तुम खुद अपनी कॉपी पढ़ो तो तुम्हें याद आ जाए, अच्छा हाँ ये बताया था, ठीक है। लॉजिकल चीजें हैं, यूरेशिया क्या है सर, यूरोप प्लस एशिया, ओशियानिया क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास में है, उन सबको कलेक्टिवली हम ओशियानिया कहते हैं, एंड ओशियानिया इज ऑल्सो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, सेम बट डिफरेंट, ठीक है, सेम बट डिफरेंट, ओके। चलो अब देखो यार, अपना टॉपिक है लास्ट इस यूनिट का, दैट इज रिवर सिस्टम्स। अब मैं ये एक साथ क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये ही एक ऐसी चीज है जो थोड़ी तितर बितर है। पहले तुम इंडिया पे जाओगे, फिर तुम कंट्री की कैपिटल देखोगे, फिर तुम कॉन्टिनेंट पे आ जाओगे, अचानक से यूरेशिया देखोगे, ओशियानिया देखोगे, और फिर रिवर सिस्टम पे आ जाओगे। ये अकेला एक पोर्शन जा तो थोड़ा मिसलेनियस सा था, तो मैंने सबको ना एक बेसिक बना के एक साथ कर दिया, ठीक है। और शुरू में हम पढ़ के, जब हाई एनर्जी होती ना तब इसको पढ़ के फेंक देंगे, फिर बाकी सारी चीजें एकदम ल्यूसिडली फ्लो में पढ़ेंगे। पहले अर्थ मैग्नेटिज्म, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, फिर सोलर सिस्टम पे आ जाएंगे, ठीक है, फिर मैरीटाइम ज्योग्राफी पे आ जाएंगे भाई, मैरीटाइम ज्योग्राफी, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट उससे पहले ये सब भी कर लोगे तो तुम्हारा सिलेबस और खत्म हो जाएगा, ठीक है। सी रूट पे मत घुसना ज़्यादा, मतलब है सी रूट इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, बट सिर्फ सी रूट नहीं है ज्योग्राफी, दैट इज द थिंग, ओके। बट हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, पीसीएम वीसीएम वीक है, तो डेफिनेटली वही करो फिर। रिवर सिस्टम्स, अब यहाँ पे हम किस रिवर सिस्टम की बात करेंगे, हम सिर्फ इंडियन रिवर सिस्टम्स की बात करेंगे, ओके। विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली द इंडियन रिवर सिस्टम्स, ओके। we'll understand some basic terms. You don't have to learn these either for IMCT, either for sponsorship exams. We'll just understand what is a drainage, we'll just understand what is a river, we'll move on. The most important part of this chapter will be your river systems, like the Himalayan river system, the peninsular river system. What is the Himalayan river system, what rivers are there, what is the peninsular river system, how many rivers are there, we would just understand that. We'll see where the river terminates, where does it originate from, what are the important things in terms of Indian rivers, we'll just discuss them, and we'll finish up with this chapter, and we'll be done with this unit. We'll then start with the next unit, okay? चलो हाई एनर्जी ले आओ, वापस से डल मोड में नहीं जाना, ठीक है। चलो लेट्स बकअप, लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर एज वेल, ठीक है। खत्म करते हैं, हमने अगर स्टार्ट किया है तो खत्म करके ही छोड़ेंगे। चलो आओ, व्हाट्स ड्रेनेज? A drainage system comprises of all rivers, streams that flow into a common outlet. What did I say? भैया मैंने बोला, अब तुम बोलोगे यार अभी तो कॉन्टिनेंट में थे, यूरेशिया, अचानक से रिवर्स आ गया। समझो ना यार, करना पड़ेगा। तुम्हारा लक्ष्य IMCT है, तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बहुत बड़ा है, ये चीज़ें बहुत छोटी है उसके आगे। खैर, कमिंग बैक, रिवर सिस्टम्स पे आ गए हम, ठीक है। अभी बाकी सारी चीज़ें अलग कर दो, रिवर सिस्टम्स हम देख रहे हैं, नदी, ठीक है, ओके। ड्रेनेज सिस्टम की डेफिनेशन में कह रहा हूँ, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स दैट फ्लो इनटू अ कॉमन आउटलेट। मतलब मान लो एक नदी बह रही है, डेफ नहीं है, बह रही है, इट इज फ्लोइंग, सो इट विल डेफिनेटली टर्मिनेट समवेयर। कहाँ टर्मिनेट होगी? ओशंस में, सी में, किसी और नदी में, बट टर्मिनेट तो होगी, या सूख जाएगी वर्स्ट केस सिनेरियो में, है ना। तो वो जो पूरा सिस्टम है ना, एक रिवर बह रही है, उसमें आके दूसरी रिवर जुड़ गई, उसमें आके तीसरी रिवर जुड़ गई, ये बहते 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 ऐसे एक बड़े से ओशन में जाके ख़त्म हो गई। तो ये जो मेन रिवर थी, जो इसकी छोटी छोटी रिवर जो इसमें आके मिली, ऑल दिस सिस्टम इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम या फिर रिवर सिस्टम, ओके। ड्रेनेज सिस्टम और रिवर सिस्टम, दैट इज वन टर्म, सिर्फ समझना है, याद नहीं करना। ड्रेनेज बेसिन क्या है? सरफेस एरिया। भैया नदी कहीं बह रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है। इफ अ रिवर इज फ्लोइंग, इट विल कवर सम एरिया ना, ज़मीन के ऊपर एक एरिया कवर करेगी, तो वो जो टोटल एरिया है नदी का, ठीक है, पर्टिकुलर रिवर और सिस्टम, मतलब वो जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम होगा ना, वो जितना एरिया अर्थ सरफेस का कवर कर रही है, ठीक है, दैट इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। द सरफेस एरिया कवर्ड बाय अ रिवर सिस्टम ऑन द लैंड is known as
ड्रेनेज बेसिन। दो टर्म समझ में आए। अब आते हैं रिवर क्या होता है। वैसे तो पहले ये समझ लेना चाहिए था, बट ठीक है, तुम लोग होशियार बच्चे हो, भी समझ लोगे। अ लार्ज नेचुरल सिस्टम ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, चलो भैया, नदियाँ तो मीठा पानी ही कैरी करती हैं, फ्रेश वाटर ही कैरी करती हैं। इज इट ट्रू दैट ऑल रिवर्स कैरी फ्रेश वाटर? there's a river in Rajasthan that carries salt water. So this definition is not that correct. A large natural stream of water. How will it sound if we say it that way? A large natural stream of water that is flowing into a defined channel, usually moving downhill from a higher elevation due to gravity to a lake, another river or the sea. मतलब कहीं से ओरिजिनेट होगी, कहीं पे खत्म होगी, ठीक है, एंड इट विल कैरी वाटर एंड इट विल बी नेचुरल, नॉट मैन मेड। ठीक है, मैन मेड को हम रिवर नहीं बोलेंगे, नेचुरल वाली को रिवर बोलेंगे। ओके, सो व्हाट इज अ रिवर? रिवर इज अ नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर। फ्रेश वाटर मत कहना भाई, बिकॉज देर आर सॉल्ट वाटर रिवर्स, या अगर उसको एक्सेप्शन मानते हो तो कह भी सकते हो। अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर that flows into a defined channel, usually moving downhill from a higher elevation। ये पूरी लाइन भी हटा सकते हो, अगर कोई तुमसे डेफिनेशन पूछ रहा है तो समझने के लिए लिख दी है बस। ठीक है, मूविंग इनटू अ डिफाइंड चैनल टर्मिनेटिंग इनटू अ लार्जर वाटर बॉडी known as a sea, ocean or another river, that is a river। अच्छा, रिवर आएगी कहां से? हाउ डज अ रिवर ओरिजिनेट? भैया नदी बनेगी कैसे? सवाल ये है, नदी बनेगी कैसे? कैसे बनेगी? भैया तुम्हारा हिमालय पे बहुत सारा बर्फ है, वो पिघला, नदी बन गई। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स मेक्स रिवर्स। ठीक है, सो अ रिवर कैन बी originated from a glacier। A river can originate from a glacier। It can originate from a lake। भैया एक बड़ा लेक था, मान लो थोड़े हाइट पे था, और वहां से थोड़ा थोड़ा पानी बह बह के एक रिवर बन गई। सो इट माइट बी फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लेशियर्स, फ्रॉम लेक्स। माउंटेन से भी ओरिजिनेट हो सकती है, पहाड़ के ऊपर से नदी आ रही है, पॉसिबल है ना। रेन से भी बन सकती है, भैया बहुत बारिश हुई और नदी बह गई, इतनी बारिश हुई कि नदी ही बह गई। ठीक है, सो अ रिवर माइट ओरिजिनेट फ्रॉम अ लेक, माउंटेन, रेन और अनदर और ग्लेशियर, और माइट ओरिजिनेट फ्रॉम अनदर रिवर। भैया एक रिवर थी, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हुआ, एक ब्रांच निकल गई उसकी, दैट इज ऑल्सो अ रिवर ना। सो दीज आर द फ्यू प्लेसेस वेयर अ रिवर कैन ओरिजिनेट फ्रॉम। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया मैप आ गया एक, किस चीज का मैप है ये? व्हाट मैप इट इज दिस? एक्चुअली इट इज द पाथ ऑफ द होली रिवर गंगा एज वेल एज यमुना। ठीक है, जानेंगे थोड़ा सा इस मैप पे, दोबारा आएंगे, एक बार बस देख लो इसको। वाह वाह वाह, सुंदर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, अपने को बहुत ज्यादा लिमिटेड पढ़ना है, हम ज्यादा घुसेंगे नहीं चीजों में। ठीक है, हम सीधा आएंगे इंडियन रिवर सिस्टम्स में, एंड इंडियन रिवर सिस्टम्स में भी दो मेजर रिवर सिस्टम्स है। ठीक है, इंडियन रिवर सिस्टम्स में भी दो मेजर रिवर सिस्टम्स है, वन इज द हिमालयन रिवर सिस्टम एंड वन इज द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। कैसे बन रहा है भैया? देखो देखो मैं बताता हूँ। इंडिया का मैप कहाँ पे है यार? इंडिया का मैप मैंने इनको बोला था ऐड करने के लिए, किया है? हाँ, ये रहा। देखो भी, इंडिया में अगर बेसिकली देखें तो रिवर फॉर्मेशन के हिसाब से दो ही बढ़िया एरियाज हैं इंडिया में जहाँ से बढ़िया बढ़िया रिवर बन सकती है। भैया एक तो है तुम्हारा ये हिमालयन रेंज, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ये जो हिमालयन रेंजेस हैं इनमें बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, एंड ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ नेचुरल फिनोमेनास, एंड द ग्लेशियर्स मेल्ट टू form new rivers which are flowing from very long। Okay, so this is one region in India that gives rise to rivers. The another region is this, all the peninsular region or the coastal region। Why? Because ये जो पूरा coastal region है ना, यहाँ पे क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, there's a lot of rain here, है ना। The monsoon enters through south in India, right? So there will be a lot of rain here, and there is one more reason, rain, two reasons why river formation is very suitable here in the peninsular region। अच्छा, peninsular region से मेरा क्या मतलब है? ये वाला रीजन, ये जो यहाँ कोस्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है ना, ये पूरा जो V बन रहा है यहाँ तक, ठीक है,
ये पूरा जो है ना दैट इज द पेनिनसुलर रीजन. अच्छा, पेनिनसुला इफ यू डू नॉट नो, लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म पेनिनसुला. इफ यू आर hearing it for the first time, let's understand what a peninsula is. That is important. The term is very important for you. ठीक है. A peninsula is any landmass that is covered from water on three sides. Any landmass covered with water on three sides. देख लो ना यार, इंडिया का साउथ पानी से कवर्ड है, वेस्ट पानी से कवर्ड है, ईस्ट का भी थोड़ा पार्ट पानी से कवर्ड है. सो इंडिया इज नोन एज अ पेनिनसुला. काफी बड़ा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुलाज. टेल मी द नेम ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुला. फटाफट से जाओ एंड टेल मी द नेम ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुला. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुलाज, नॉट द लार्जेस्ट. चलो ठीक है. तो अब पेनिनसुला में क्यों सबसे ज्यादा रिवर मतलब बारिश हो रही है या रिवर्स जनरेट हो रही है? मेन चीज रिवर्स क्यों सबसे ज्यादा जनरेट हो रही है? देखो, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स. तुमने सुना होगा कि यार ये ईस्टर्न घाट यहाँ पे है, वेस्टर्न घाट यहाँ पे है ना? सुना होगा, कभी तो सुना होगा. तो ये ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स क्या है? यहाँ पे पता क्या है? दे आर प्लेटूज. ये ईस्टर्न घाट्स और ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना, दीज आर प्लेटूज. प्लेटूज क्या होते हैं? प्लेटूज टेबल टॉप स्ट्रक्चर्स होते हैं. मतलब अगर तुम महाराष्ट्र रीजन में जाओगे या फिर उस साइड जाओगे तो विल सी अ लॉट ऑफ प्लेटूज. प्लेटूज ऐसे टेबल टॉप स्ट्रक्चर्स होते हैं. मतलब बहुत इजी भाषा में समझाऊं तो इफ आई टेल यू वेरी इजीली, प्लेटूज आर टेबल टॉप स्ट्रक्चर्स. व्हाट आर टेबल टॉप स्ट्रक्चर्स? बेसिकली अगर ये माउंटेन है, ठीक है, ऐसा कुछ माउंटेन है, इसका टॉप का पार्ट हटा दो, ये वाला पूरा पार्ट हटा दो, तो ऐसा कुछ बचेगा. दैट इज अ टेबल टॉप स्ट्रक्चर. अब मैं ये नहीं बोल रहा पहले माउंटेन था वो कट के ऐसा बन गया, नहीं. जस्ट टू एक्सप्लेन यू आई एम टेलिंग यू दिस. ठीक है. सो प्लेट्यूज आर टेबल टॉप स्ट्रक्चर्स, है ना? प्लेट्यूज आर टेबल टॉप स्ट्रक्चर जो कि कुछ इस शेप में होते हैं. ठीक है. एंड दे आर वेरी हाईली रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. खैर दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सो यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, ये वाला जो एरिया है ना, ये ईस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है, यहाँ पे प्लेटूज बहुत मिलते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटूज. पूरा घाट्स जो है काइंड ऑफ प्लेटू ही है. एंड दीज प्लेटूज व्हाट दे हैव इज दे हैव अ फ्लैट टॉप and there's like good amount of rainfall over here. ठीक है. Now let's say monsoon आ रहा है, ऐसे there's a cloud over a plateau and it is continuously raining. ठीक है, regular बारिश हो रही है. So what will happen? The water will collect over here, collect and after a level it will flow downhill and that gives the velocity to the water. It creates a channel and that is how the rivers are formed in the peninsular region. Right. In the Himalayan region, the rivers are formed because of melting of snow, melting of glaciers. The glaciers melt, give rise to rivers. But what happens in the peninsular region is there is a lot of rain during the monsoon, and there are plateaus, a lot of plateaus in the eastern and the western Ghats. And what do the plateaus do? They collect the rainwater on top, and after a certain level, the water starts flowing downhill, and that flow of water downhill creates a channel that makes a river which flows. Okay. So these are the two main areas in India that give rise to rivers. One is the Himalayan region and one is the peninsular region. So based on these we classify the rivers based on these two systems. We classify the rivers on these two systems. We classify the rivers originating from Himalayas as Himalayan river system. We classify the rivers originating from this peninsular region as peninsular river system. ठीक है. अब ऐसा ही क्यों क्लासीफाई करा भाई? सी रिवर को यू कुड हैव क्लासिफाइड आइदर जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है या जहां वो टर्मिनेट हो रही है. ठीक है. बट द बेस्ट क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इंडिया इट केम आउट टू बी द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स. ठीक है. अच्छा, इंडिया की कोई भी रिवर कहाँ टर्मिनेट होगी? या तो बे ऑफ बंगाल में टर्मिनेट होगी, अरेबियन सी में टर्मिनेट होगी, है ना? उसके बेसिस पे भी कर सकते थे, बट दिस साउंड्स वेरी लॉजिकल. दैट इज ऑल्सो अ थिंग. ठीक है. तो यू हैव अ हिमालयन रिवर सिस्टम एंड यू हैव पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. अब पेनिनसुलर में देखो, लॉजिक से समझो, खुद ही अंडरस्टैंड इट योरसेल्व्स. पेनिनसुलर रिवर्स किसकी हाउ दे आर बीइंग जनरेटेड? दे आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ रेनफॉल. तो क्या ये साल भर फ्लो करेंगी? विल दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर? डेफिनेटली नॉट. जब तक बारिश है, जब तक नदी है, बारिश गई नदी गई, है ना भाई? Most of the peninsular rivers, they flow only in the duration of the year when there is monsoon, when there is rains. Okay.
So peninsular rivers do not flow throughout the year. They flow only when there is rain, when there is water, when there is rainwater. While the Himalayan rivers will flow throughout the year. Why? Because they are formed because of melting of glaciers. So they'll flow throughout the year. But peninsular rivers will flow only when there is monsoon, when there is rainfall. Okay. So based on this classification, we divide rivers as perennial and non-perennial. लिख लो, बढ़िया शब्द बताऊंगा, ठीक है. Perennial and non-perennial. क्या मतलब सर? देखो, perennial rivers are the rivers. Perennial rivers are the rivers that flow throughout the year. Non-perennial rivers are the rivers that do not flow throughout the year. बस इतना सही है, ठीक है. ये साल भर पानी कैरी करती हैं, साल भर फ्लो करती हैं. ये जो है साल भर फ्लो नहीं कर पाती, ठीक है. सो ये जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स है ना, मोस्ट ऑफ देम आर पेरेनियल रिवर्स, मोस्टली आर पेरेनियल रिवर्स. दे विल फ्लो व्हेन देयर इज वाटर, व्हेन देयर इज रेनफॉल, एंड वंस द रेन इज ओवर दे ड्राई अप. ये जो हिमालयन रिवर्स है, अब यहाँ तो बहुत बड़े बड़े चंक्स ऑफ ग्लेशियर्स हैं, दे फ्लो आउट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है. गंगा रिवर हमेशा फ्लो करती रहती है, साल भर फ्लो करती रहती है. ओके, सो perennial rivers are Himalayan rivers are perennial rivers and your peninsular rivers are non-perennial rivers, ठीक है. अब ये जो दो शब्द मैंने बताए, इनको फटाफट से शॉर्ट में हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी, तमिल, तेलुगु, जो भी योर मदर टंग इज, जस्ट राइट इट इन, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. पूछ भी सकता है कोई, बट समझोगे तो बता भी दोगे, ठीक है. द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू आउट द ईयर आर पेरेनियल रिवर्स, द रिवर्स दैट डू नॉट फ्लो थ्रू आउट द ईयर आर नॉन पेरेनियल रिवर्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, डन. अब जानते हैं कौन कौन सी रिवर्स इसमें आती हैं, उनकी कुछ बेसिक फैक्ट्स जान के वील फिनिश अप विद द यूनिट एंड द चैप्टर एज वेल. ओके, चलो आओ, ठीक है. लेट्स मूव ऑन. हिमालयन रिवर सिस्टम. अब देखो यार, हिमालयन रिवर सिस्टम्स में अपने इंडिया के टर्म्स में 3 ही रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं. इंडिया के पर्सपेक्टिव में 3 ही रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में. कौन कौन सी 3 हैं? दे आर बिग, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा. याद करने का तरीका बता दिया भैया. हिमालयन रिवर्स आर बिग, ठीक है, बिग से याद रख लो. ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा. ओके, दीज आर द 3 रिवर्स दैट आर काउंटेड इन हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है. अब इन तीनों के आपस में भी खुद ट्रिब्यूटरीज बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनते हैं, दे फ्लो, ठीक है, बहुत सारी चीजें. आओ चलते हैं. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ ना, एक मस्त फैक्ट बताता हूँ तुम्हें. ये जो ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा हैं, टेल मी विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर अमंगस्ट द 3. बताओ, अमंगस्ट ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा, विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर? फटाफट से बताओ. अमंगस्ट ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा, विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर? गंगा. इफ यू आर सेइंग गंगा, यू आर रॉन्ग. इफ यू आर सेइंग इंडस, यू माइट बी करेक्ट. आओ बताता हूँ. देखो, जब मैं बोल रहा हूँ कि टेल मी द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ टेल मी द लॉन्गेस्ट रिवर, तो इसका मतलब है इन तीनों की लेंथ जो है, उसमें सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है? अब अगर तुमने फैक्ट ध्यान से सुना होगा तो उसमें वी से गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. इंडिया के टर्म्स में गंगा लॉन्गेस्ट है, मतलब इंडिया में गंगा का जितना पार्ट है, दैट इज द लॉन्गेस्ट अमंगस्ट ऑल द अदर रिवर्स दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया. समझ रहे हो, ठीक है. बट ब्रह्मपुत्र पूरा इंडिया में थोड़ी है, थोड़ा सा चाइना में भी है. इंडस जो है पूरा इंडिया में थोड़ी है, थोड़ा पाकिस्तान में भी है, ठीक है. सो थोड़ा चाइना में भी है इंडस, ठीक है. सो अमंगस्ट दीज 3, अगर हम सिर्फ लेंथ की बात करें, इंडस इज द लॉन्गेस्ट. सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सी है? गंगा. इट इज द 3rd लॉन्गेस्ट. सेकेंड लॉन्गेस्ट इज ब्रह्मपुत्र. सो द लॉन्गेस्ट रिवर अमंगस्ट ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा इज इंडस, देन कम्स ब्रह्मपुत्र, देन कम्स गंगा एज पर लेंथ. बट हाँ, अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सो डेफिनेटली दैट इज गंगा. ठीक है, मजा आया जान के? चाहो तो गूगल पे जाओ, अभी के भी लेंथ सर्च करो तीनों की, तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, गो एंड सर्च दैट आउट. ठीक है, अंडरस्टूड दिस. चलो लेट्स मूव ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल ट्रिब्यूट. अच्छा चलो, उससे पहले एक और टॉपिक बताता हूँ तुम्हें मस्त सा. डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? वो जो अपन ने शुरू में एक मैप छोड़ा था ना, चलते हैं उस पर, तुम्हें कुछ चीज़ बताता हूँ मैं मस्त सी. देखो, ये पूरी इंडियन गंगा रिवर है या गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और चलते 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 ये डिवाइड हो रही है हुगली एंड पद्मा में, और फाइनली जाके ये जो है बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जा रही है. ठीक है, बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जा रही है. अब ये जो
गंगोत्री ग्लेशियर से बह के जाके बे ऑफ बंगाल में मिक्स हुई। इसके बीच में तुम देखोगे यहाँ पे ये जो यमुना है ना, ये आके इसमें मिक्स हो गई। यमुना रिवर यहाँ पे आके इलाहाबाद पे, प्रयागराज में यमुना रिवर मीट्स गंगा रिवर। तो अब यमुना रिवर क्या है? इट इज कॉल्ड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यहां पे दो टर्म्स आते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, नेवी ब्लू, मर्चेंट नेवी का कलर यूज करते हैं। यहां पे दो टर्म्स आते हैं, ट्रिब्यूटरीज, यार ये नेवी ब्लू नहीं है, ये तो ब्लू है। ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है दोनों चीजें? देखो फटाफट से समझेंगे, अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस समझना है, पूछेगा कोई नहीं। देखो ट्रिब्यूटरी क्या है? एक रिवर में जो छोटी छोटी रिवर्स ऐड हो रही हैं, गंगा रिवर में यमुना जाके ऐड हो रही है, तो यमुना गंगा की क्या हुई? ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है? जो मेन रिवर है वो छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। गंगा जो है आगे जाके हुगली और पद्मा में डिवाइड हो रही है, तो हुगली एंड पद्मा क्या है? दे आर डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? समझ में आ रहा है? द मेन रिवर, द स्मॉलर रिवर्स दैट एड अप इनटू द मेन रिवर आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज। The smaller rivers which the main river divides into are known as distributaries, ठीक है। मेन रिवर जिन छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड होगी उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे, एंड जो छोटी छोटी रिवर जाके मेन रिवर में ऐड हो जाएंगी उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। तो यमुना क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरी। ये चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, केन, सिंध, ये सब क्या है? यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। यमुना में जाके ऐड हो रही हैं। यमुना जाके किस में ऐड हो रही है? गंगा में, ठीक है। और गंगा जाके किस में डिवाइड हो रही है? हुगली एंड पद्मा में। तो हुगली पद्मा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरीज। यमुना क्या है? ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी समझ में आया। तो अभी हम जब ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा जानेंगे ना, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी देख लेंगे, ठीक है, तो जो जरूरी होंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने तुम्हें ये टर्म भी बता दिया। आओ चलते हैं। देखो ये मैंने तुम्हें बताया हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब चलते हैं सीधा सा ब्रह्मपुत्र सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। चलो ब्रह्मपुत्र से, फिर इंडस, फिर गंगा। चलो ठीक है। व्हाट इज ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र कहां से स्टार्ट हो रही है? ठीक है, देखो ऑल्सो नोन एज सैंगपो इन टिबेट। दिस माइटी रिवर एंटर्स इन इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। किसके पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है? आईएमसीटी के। क्या ये पूछा जाएगा इंटरव्यूज में? नो नेवर, ठीक है। हाँ बट अगर तुम अरुणाचल प्रदेश के हो, अगर तुम उस एरिया के हो, अगर तुम्हारे एरिया में से या स्टेट में से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रही है, देन इट माइट बी आस्क्ड एज अ क्रॉस क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू असम, कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इमेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर, हेवी सिल्टेशन एंड फ्रीक्वेंट डेवेस्टेटिंग फ्लड्स, ठीक है। ब्रह्मपुत्र सिस्टम के बारे में क्या बताया? इट इज ऑल्सो नोन एज सैंगपो एंड एंटर्स इन इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब चलते हैं इंडस पे। कहां से ओरिजिनेट हो रही है? ये ओरिजिनेट हो रही है लेक मानसरोवर से। इंपॉर्टेंट है, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक मानसरोवर, ठीक है। द इंडस फ्लोज थ्रू लद्दाख, ठीक है, लद्दाख से एंटर करी। मेजर ट्रिब्यूटरीज, हाँ अब ये ट्रिब्यूटरीज मतलब जो ऐड हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब इंडस जिसमें डिवाइड हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिब्यूटरीज। द मेजर ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया इंक्लूड झेलम, चेनाब, रावी, बीएस एंड सतलज, ठीक है। सतलज, ये पांचों रिवर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पांचों इंपॉर्टेंट है आईएमसीटी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। द मेजर ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया इंक्लूड झेलम, चेनाब, रवि, बीस and Satluj. 5 tributaries. They add up in Indus, forming the backbone of Punjab plains. पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं? बताओ। Land of 5 rivers. Okay? पंजाब, ठीक है। गंगा सिस्टम। The holy Ganga begins its journey at Gangotri Glacier, ठीक है, as the भागीरथी। जहां पे वो स्टार्ट करती है ना, वहां पे it is known as भागीरथी। अलकनंदा and Alaknanda as well. Its vast networks includes tributaries such as Yamuna, Ghagra, Gandak, Kosi, ठीक है, supporting large parts of northern India. कौन सी 4 ट्रिब्यूटरीज मैंने बताई गंगा की? यमुना, घाघरा, गंडक एंड
कोसी, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये याद करने की जरूरत नहीं है, इंडस वाली इंपॉर्टेंट थी। गंगा की बस एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी याद कर लो, दैट इज यमुना। यमुना गंगा में ऐड हो रही है, ठीक है, बस ये याद कर लो, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स ओनली इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, ये भी याद कर लो गंगा किस में डिवाइड हो रही है, इट इज डिवाइडिंग इनटू हुगली एंड पद्मा, बस, ठीक है, हो गया तुम्हारा हिमालयन रिवर सिस्टम, डन, खत्म कर दिया हमने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, क्या क्या चीजें बताई मैंने, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, दे फॉर्म द हिमालयन रिवर सिस्टम। सबसे बड़ी कौन सी है, इंडस, उससे छोटी ब्रह्मपुत्र, उससे छोटी गंगा। सबसे बड़ी इंडिया की टर्म्स में कौन सी है, गंगा। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, ये मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। इसके अलावा अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखी, ओरिजिनेशन पॉइंट्स देखे, भाई इंडस रिवर ओरिजिनेट्स एट लेक मानसरोवर, गंगा ओरिजिनेट्स एट गंगोत्री ग्लेशियर। ट्रिब्यूटरीज क्या है मुझे बताओ गंगा की, सर घाघरा, गंडक, कोसी एंड यमुना, ठीक है। इंडस की बताओ, सतलज, बीज, और इंडस की 5 फटाफट से बताओ, चेनाब, रावी, बीज, सतलज, ठीक है। एक और रह गई ना, याद करो, चेनाब, रावी, बीज, सतलज, यार मैं भी भूल रहा हूँ एक, चलो आओ चेक करते हैं, कौन सी थी, झेलम, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, बीज, सतलज, ठीक है, 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, ओके। ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में कहां से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, डन हो गया। हिमालयन रिवर सिस्टम बढ़िया से रिवाइज कर लो एक बार, हो गया हमारा काम। चलो अब घुसते हैं पेनिनसुलर। अब देखो यार, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में देयर आर अ लॉट ऑफ रिवर्स, ठीक है, भाई छोटी छोटी रिवर बन जाती है, बहुत जगह बारिश हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली रिवर्स देख लेते हैं जो थोड़ी बहुत आईएमसीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में तो कहीं नहीं पूछने वाले कोई भी, ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स कैसे बनते हैं मैंने बताया, प्लेटू क्या होता है वो सब भी बताया मैंने, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहली गोदावरी, ठीक है, उसके बाद कृष्णा कावेरी। गोदावरी क्या है, इंडियाज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ साउथ। गोदावरी के लिए बस यही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। गोदावरी इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया में सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इज गोदावरी एंड ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ साउथ। ओरिजिनेटिंग नियर नासिक, फ्लोज ईस्टवर्ड्स, creating the largest peninsular basin, बेसिन मतलब यहाँ पे ड्रेनेज बेसिन की बात हो रही है, लार्जेस्ट बेसिन, ठीक है, बिफोर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे खत्म हो रही है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इंडस कहाँ खत्म होती है, अरेबियन सी में। ब्रह्मपुत्र और गंगा कहाँ टर्मिनेट होती हैं, बे ऑफ बंगाल में, हिमालयन रिवर्स, ठीक है। गोदावरी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज दक्षिण गंगा। Why is Godavari referred to as Dakshin Ganga? Because it also terminates in Bay of Bengal and it is the second longest river in India, present in the southern part of India, so it is also called as Dakshin Ganga. चलो भाई, कृष्णा कावेरी। कृष्णा river originates at Mahabaleshwar, flowing east. The Kaveri rising in the Western Ghats, देखो आ गया ना नाम, Western Ghats, is crucial for agriculture and holds immense cultural heritage in southern India. Okay. महानदी और नर्मदा, नर्मदा इंपॉर्टेंट है, महानदी तुम फिर भी छोड़ सकते हो, नर्मदा करते हैं, ठीक है। यूनिक अमंग द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स, द नर्मदा एंड तापी फ्लो वेस्टवर्ड्स। देखो एक फैक्ट बता दो तुम्हें, इंडिया की जितनी भी रिवर्स है ना, ऑल दी मतलब मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन इंडिया दे ऑल फ्लो ईस्टवर्ड्स। बल्कि एक फैक्ट के हिसाब से 77% ऑफ रिवर्स इन इंडिया फ्लो ईस्टवर्ड्स, मतलब ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, समझ रहे हो। 77% ऑफ इंडियन रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड्स, ठीक है। और नर्मदा एंड तापी कुछ उन रिवर्स में से हैं जो कि वेस्टवर्ड्स फ्लो करती हैं। भैया जो रिवर वेस्टवर्ड फ्लो करेगी वो जाएगी कहाँ पे, अरेबियन सी में। जो ईस्टवर्ड्स फ्लो करेगी वो कहाँ पे टर्मिनेट करेगी, बे ऑफ बंगाल में, या फिर वो किसी और नदी के साथ मर्ज हो जाएगी, समझ रहे हो। दैट इज द फैक्ट। सो unique among peninsular rivers because Narmada and Tapi flow westwards. Narmada originates at Amarkantak and flows through a rift valley to the Arabian Sea. देख लो वेस्टवर्ड है तभी तो अरेबियन सी में टर्मिनेट हो रही है। हाँ ये हमेशा याद रखना, अरेबियन सी वेस्ट, लेफ्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। बे ऑफ बंगाल राइट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे सामने एकदम मैप आ जाना चाहिए आंख बंद करते ही, और तुम्हारे राइट में बे ऑफ बंगाल है, लेफ्ट में तुम्हारा अरेबियन सी है, लेफ्ट तुम्हारा वेस्ट हो गया, राइट तुम्हारा ईस्ट हो गया, ठीक है। 77% ऑफ रिवर्स कहाँ पे टर्मिनेट करेंगी, दे टर्मिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। बाकी 30, अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि 77% सारी बे ऑफ बंगाल में टर्मिनेट करें, कुछ ऐसी भी हैं जो जाके दूसरी रिवर्स में मर्ज हो जाएंगी, ट्रिब्यूटरीज। कुछ ऐसी भी हैं जो सूख जाएंगी, दे वोंट कंप्लीट देयर पैसेज, बीच में ही सूख जाएंगी, तो वो भी है। तो हम 77 नहीं बोलेंगे, बट हाँ 77% ऑफ रिवर्स इन इंडिया फ्लो ईस्टवर्ड्स, ठीक है। और ईस्टवर्ड जितनी रिवर्स जा रही हैं वो सब जाएंगी तो फाइनली बे ऑफ बंगाल में ही। ले लो, आई गया वो वाला फैक्ट,
ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 77% ऑफ इंडियाज रिवर्स इंक्लूडिंग गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी फ्लो ईस्टवर्ड्स, अल्टीमेटली डिस्चार्जिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। नर्मदा एंड तापी एंड विद सम अदर पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है, दे आर इनटू द अरेबियन सी, ठीक है, दे आर इनटू अरेबियन सी। ओके, चलो भाई, आया समझ में? देखो बहुत सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी है, बट क्या है ना, मैं इनको बाकी चैप्टर्स के फ्लो के बीच में नहीं घुसाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में समझा के डन कर दिया, क्योंकि बाद में अब सारी चीजें एक बढ़िया फ्लो में चलने वाली है, ठीक है। तुम उसका फ्लो ताकि डिस्टर्ब ना हो, सो आई हैव कवर्ड ऑल द एक्स्ट्रा थिंग इधर ही, ठीक है। एक्स्ट्रा तो क्या है, देखो इंडिया, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, वहां तक तो सब सही था, ये बस एक रिवर सिस्टम एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो अपन ने फर्स्ट यूनिट में ही खत्म कर दिया, बढ़िया से समझ में आया, बहुत सारी नई चीजें अपन ने जानी। वी अंडरस्टूड अबाउट व्हाट अ सी लेवल इज, व्हाट इज यूरेशिया, व्हाट इज ओशियानिया, कॉन्टिनेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, वो देखे अपन ने कुछ कॉन्टिनेंट्स के। फिर अपन ने देखा कि रिवर सिस्टम्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, कैपिटल्स ऑफ जम्मू कश्मीर, कैपिटल ऑफ लद्दाख, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने कंट्री कैपिटल तुम्हें याद करने हैं वो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। 40 अपन ने फाइनल कर रखे हैं, वो अपन याद करके चलेंगे, ठीक है। रिवर सिस्टम से अपन ने देखिए, पेनिनसुलर रिवर्स कैसे बन रही हैं, हिमालयन रिवर्स कैसे बन रही हैं, इन जनरल कोई भी रिवर कैसे बन रही है, ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, टर्मिनेट कहाँ हो रही है, इंडिया के परस्पेक्टिव में सारी चीज़ें अपन ने बेहतरीन तरीके से कर ली, ठीक है। कंग्रेचुलेट योर सेल्फ इफ़ यू आर सिटिंग अभी तक, इफ़ यू आर प्रेजेंट इन द एंड ऑफ द लेक्चर, तुमने पूरा लेक्चर अच्छे से कवर किया है, तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आई, आई अंडरस्टैंड, एंड काफ़ी चीज़ें हो सकता है जो तुम्हें थोड़ी सी डाउटफुल हो, या तुम्हें एक बार और देख के समझ में आएगी, ठीक है। बट हाँ, तुमने नोट्स बनाए होंगे तो डेफिनेटली एक बार नोट्स अभी लेक्चर के बाद पढ़ना दोबारा से। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक्स जो कि IMECT में आए हुए हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस जो कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। डेफिनेटली इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस कंपनी स्पेसिफिक वाले होंगे, IMECT वाले सारे मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। कंपनी स्पेसिफिक में कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, है ना, बट जितनी चीज़ें अपन ने यहाँ डिस्कस की हैं ऑलमोस्ट उन्हीं में से वो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट उन्हीं में से क्वेश्चंस आए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इधर उधर से आया नहीं है। तो जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं सारे कंपनी स्पेसिफिक IMECT सब इधर कवर हो गए हैं, ठीक है। बट फिर भी जस्ट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ मोर आइडिया अपन थोड़े से और यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। बस यही है, क्वेश्चंस करते हैं और खत्म करते हैं चैप्टर। लेट्स कांग्रेचुलेट आवरसेल्व्स। भैया IMECT 2025 एकदम नया नया फ्रेश सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी। यार ये तो मतलब ये तो फ्री का एक नंबर है यार, तो फ्री का एक नंबर है, ये तो तुम बता ही दोगे ना यार, मिजोरम है ना, पढ़ खाओगे, लक्षद्वीप है, ठीक है, दैट इज लक्षद्वीप। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और फ्रेश सवाल एकदम नया ताजा ताजा निकल के आया है IMECT से, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, भैया सूरत कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में कौन सी रिवर फ्लो करेगी, कौन सी हो सकती है, बताओ बताओ बताओ, कौन सी होगी इनमें से। भैया गंगा गुजरात में है तो सही है या नहीं है, बताओ। यमुना तो डेफिनेटली नहीं है, हमने अभी अभी उसका पाथवे देखा, यमुनोत्री से स्टार्ट होती है और यूपी में ही मिक्स हो जाती है, गुजरात की तो बात ही नहीं है। गोदावरी यार ये तो साउथ की है, सदर्न दक्षिण गंगा बोलते हैं इसको, गुजरात से तो इसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है, यमुना का भी कोई रेलेवेंस नहीं है। तापी और गंगा बचे, तापी और गंगा बचे। अब हम स्पेसिफिकली सूरत की बात कर रहे हैं, तो अगर तुम गुजरात के हो या जानते हो तो तुम कह दोगे तापी है, अदरवाइज तुम्हें आज मैंने बता दिया, ठीक है, दैट सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तापी। डन। अब तुम ऐसे डरोगे नहीं कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो हमें पता ही नहीं होगा, हम कैसे बैठ के पढ़ें कौन सी रिवर के बैंक पे कौन सा है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं छोड़ने के लिए, जिसको पता है वो अटेम्प्ट करेगा, जिसको नहीं पता छोड़ दो। तुम क्यों चाहते हो 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जब कट ऑफ तुम्हारा हार्डली 100 नंबर 120 नंबर पे आ जा रहा है, 5000 4000 रैंक, समझ रहे हो। जब 100 नंबर पे 4000 रैंक आ जा रहा है, 3000 रैंक आ जा रहा है, तो क्यों तुम चाह रहे हो कि मैं 200 क्वेश्चन बैठ के अटेम्प्ट करूँ, गलत करूँ और फिर नेगेटिव का थप्पड़ खा के 17000 में भी ना हूँ। तो ठीक है, एक आध क्वेश्चन छूट भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है। IMCT 23, विच ऑफ द बिलो इज नोन एज आइल ऑफ सेरेंडिपिटी। अब क्या तुम्हें डरना है कि यार मुझे तो पता ही नहीं, ये तो पढ़ाया ही नहीं मुझे, नहीं भाई पता है तो मार्क कर दो, तुक्का कुछ लगा सकते हो, कुछ बन रहा है तो लगा लो, नहीं तो छोड़ भी दो ना, क्या ही फर्क पड़ेगा 1-2 क्वेश्चन से, ठीक है। तुम्हारे पास 200 क्वेश्चन है एंड मान के चलो कि तुम 150 क्वेश्चन तक तुम्हें एकदम करेक्टली अटेम्प्ट करने चाहिए, तुक्के की बात नहीं कर रहा मैं, 150 क्वेश्चन में तुम कॉन्फिडेंट हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हर बच्चे से, ठीक है। पढ़ो बढ़िया से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को, ठीक है।
थोड़े बहुत छूट भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, जब हमें पता है कट ऑफ हमारे हाथ में है तो ठीक है। फिर आइल ऑफ सेरेंडिपिटी कौन सा है भाई? तीनों में से बताओ 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 यार। अंडमान एंड निकोबार तो होता तो पता ही होता, तो ये तो नहीं है डेफिनेटली। श्रीलंका है, मडगैस्कर है या मालदीव्स है? बताओ मुझे फटाफट से बताओ, गूगल पे सर्च कर लो, नहीं तो जाओ। टेल मी विच इज द, हो ही गया यार अपना पूरा चैप्टर तो हो ही गया है, अब खत्म हो गया, पूरा चैप्टर हो गया, ठीक है। IMCT 2023 एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एम्प्टीज इन अरेबियन सी? चलो ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। सिंधु, नर्मदा, कावेरी, सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा कौन सी है भाई? नर्मदा, कावेरी, कावेरी तो डेफिनेटली, अरेबियन सी, कावेरी नहीं करती ना अरेबियन सी में, सिंधु, सिंधु भी नहीं करती, नर्मदा, नर्मदा लग रही है, नर्मदा विल बी आंसर, ठीक है। Which one of the below mentioned Indian cities exists in one of our neighboring countries? अगर तुम्हें पता है तो तुम लगा दोगे, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम नहीं लगा पाओगे। वैसे इट इज हैदराबाद। अब क्या तुम्हें इस क्वेश्चन को देख के लगना है यार हमें तो पता ही नहीं, हमने तो पूरा टॉपिक पढ़ लिया रिवर सिस्टम, फिर भी हम एक भी क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट नहीं कर पाते? बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यार, कुछ भी क्वेश्चन उठा के आ जाए। तुम्हें बेसिक रिवर सिस्टम पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ रहा है तो अटेम्प्ट कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अपने पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन बन सकते हैं यार, मतलब इस तरीके से ज्योग्राफी के उठा के मैं खुद बना दूं अभी सामने सामने। आओ स्पॉन्सरशिप क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक्सप्लेन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, चलो ये तो अपन जब वो टॉपिक करेंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो आगे बढ़ते हैं। टेल मी द कैपिटल ऑफ, हाँ अच्छा हाँ ठीक है, आई एम नॉट मेंशनिंग द क्वेश्चंस डायरेक्टली ओवर हियर, ठीक है। अब क्योंकि यार कैपिटल मैंने बताया ना उतनी सारी, कोई भी कैपिटल पूछ सकते हैं 40 कंट्रीज एंड कैपिटल्स में से, एंड योर स्टेट कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटरी कैपिटल्स, ठीक है। सो देयर माइट बी एनीवन, तो उसके हिसाब से डाल दिया है। बाकी टॉकिंग अबाउट सच क्वेश्चंस, ये एंग्लो ईस्टर्न में, ग्रेट ईस्टर्न में, टॉम में, SISL में, अरे उसमें भी यार अपना सिनर्जी में भी बहुत पूछते हैं, ये सिनर्जी भी डाल दो इधर, ठीक है। सो कैपिटल के क्वेश्चंस तो यार मतलब बहुत बेसिक है, मतलब पूछे ही जाएंगे मान के चलो, ठीक है। सो एक बार डू चेक आउट द कैपिटल्स वाली थिंग, ओके। व्हाट इज यूरेशिया, ये TMI में पूछा गया है, सिनर्जी में पूछा गया है, हाँ, और भी पूछा जाता है यार ये यूरेशिया, हाँ। ग्रेट ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेट ईस्टर्न वाले तो पूछते ही हैं। व्हाट इज यूरेशिया, पता होना चाहिए भाई। यूरेशिया इज अ रेफरेंस टर्म यूज्ड फॉर द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया। देयर इज नो geographical significance as such of Eurasia, we just say it that way for the political reference, that's it, okay. Which is the longest river amongst, हाँ जी ये हो गया ना important question, which is the longest river amongst the Himalayan rivers? तुम्हें पता है the longest river is Indus, second नंबर पे ब्रह्मपुत्र, थर्ड नंबर पे गंगा। longest river of India गंगा, ठीक है भैया। अभी शिप्स में पूछा गया है, फ्लीट में पूछा गया है, फ्लीट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ने लग जाओ ज्योग्राफी को बढ़िया से। इफ यू आर डन विद PCM, या एक लेवल तक PCM तुमने कर लिया है, इंग्लिश कर लिया है, एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चंस आसान से आते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड के लेक्चर्स भी हैं तुम्हारे पास, ठीक है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एप्टीट्यूड चेकआउट करो। फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, मेरे लेक्चर्स हैं तुम्हारे पास फिजिक्स के, शिल्पी मैम के लेक्चर्स हैं फिजिक्स के, ब्रिलियंट लेक्चर्स, ठीक है। बट अब युद्ध में घुसने वाला फेज आ गया है, अब तुम्हें किला फतेह करके ही वापस आना है। अब तुम बैक ट्रेस नहीं कर सकते, अब तुम इंस्टाग्राम में नहीं घुस सकते, अब तुम मूवीज में नहीं लग सकते, अब तुम गुलू गुलू नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा डेडिकेटेडली अब स्टार्ट कर दो, टाइम है तुम्हारे पास, कर भी लोगे तुम लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा। बट या this is the time when you have to prove yourselves, this is the time when you have to exert yourselves, give your 110, we are here with you, I am here with you, ठीक है। I am definitely giving my 110, ठीक है। reach me out, any doubts you have, ठीक है। I am available with you, तुम लोग सोशल मीडिया पे रीच आउट कर सकते हो, you can text me personally, ठीक है। you have my number, ठीक है। do whatever it takes to, but you have to get selected, that should be your target, you have to achieve your goal of joining merchant navy which you had decided, ठीक है। एंड तुम लोग डेफिनेटली कर भी लोगे, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से हमने पढ़ाई करी, एक चैप्टर हमने, एक बड़ा यूनिट हमने जो है ज्योग्राफी का निपटा दिया है, काफी सारी नई चीजें जानी। आफ्टर द लेक्चर आई एक्सपेक्ट एवरीबडी ऑफ यू
who have watched the lecture till the end to just memorize the chapter जितना हमने देखा। एक बार कॉपी बंद करके बस एक बार सोचो, सबसे पहले हमने ये देखा, फिर हमने ये देखा, पहले ब्रेक डाउन करा, फिर ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा। जस्ट मेक अ फ्लो ऑफ द लेक्चर, फिर जाओ अपना पानी वानी पियो, फ्रेश हो जाओ, ठीक है। और 1 से 2 घंटे के बाद, 1 से 2 घंटे के बाद दोबारा से बैठ के एक बार जस्ट गो थ्रू द पेजेस जो तुमने अभी बनाए हैं, एंड यू आर डन। पहला यूनिट हो गया है, अगले यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, हो गया बढ़िया से, पढ़ाई करो बढ़िया से, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय। क्लास अटेंड कर ली, अब अगर सही लगा है, तुम्हें लग रहा है कि ये फैकल्टी की जो तुम्हारी लेक्चर थी तुम्हें पसंद आई और ऐसे ही तुम अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हो IMUCT और स्पॉन्सरशिप की, तो फटाफट नीचे जो फॉर्म है वो भर दो, एंड ऑल द बेस्ट। कल जरूर आना कल के लेक्चर के लिए।